नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने 2024 का संदेश दे दिया है। कांग्रेस की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ गई है। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत मोदी के दम और विपक्ष के बेदम होने की गारंटी का संकेत है? हिंदुत्व, सनातन और विकास की राजनीति के कॉकटेल ने तीनों राज्यों में कमल खिलाया। 2024 में भी इस राह पर मोदी की सेना चुनावी रण में उतरेगी, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। क्या 23 की हैट्रिक 2024 में मोदी की हैट्रिक की गारंटी है? आज इस मुद्दे पर दी जेसी शो में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जेसी सर खुद मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही शो में। और सर, चूंकि बात इन तीनों राज्यों की हो रही है, तो पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आखिर कैसे भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत सबसे पहले मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए वहां मिला है? सबसे पहला कारण है नरेंद्र मोदी का मैजिक, मैं हूँ ना, नरेंद्र मोदी कार्ड, नरेंद्र मोदी तूफान जिसे कहते हैं, ये सब राज्यों में चला, मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से चला वो। दूसरा इसका मुख्य कारण है अमित शाह का संगठनात्मक वर्क जो वहाँ उन्होंने पिछले 4 महीने में किया। जब गए थे मध्य प्रदेश के हालात अच्छे नहीं थे 4 महीने पहले, एक छोटा सा कैबिनेट रिशफल उन्होंने किया। उसके बाद में उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट जो है संगठन का, उसको काम में लिया, हर जगह हर घर में मीटिंग की और उत्तर प्रदेश के अनुभव को याद दिलाया कि किस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश को 2017 में खड़ा किया था संगठन को, और फिर किस तरह गुवाहाटी में खड़ा किया था संगठन को, आसाम में उन्होंने जो है, और आज आसाम में भाजपा की सरकार है। एक दिलचस्प किस्सा मैंने पहले कहा था कि जो गुवाहाटी गए उसमें पार्टी प्रेसिडेंट थे, एयरपोर्ट पर 6-7 लोग लेने आए और उनका बाकी लोग कहाँ हैं? उनका साहब यहाँ तो यही भाजपा है, इतने लोग हैं, और आज देखिए भाजपा कहाँ से कहाँ है। तो संगठन का जो वर्क है अमित शाह का, वो लाजवाब है जिसे कहते हैं। और दूसरा जो है टिकट वितरण का जो काम था, उन्होंने चौंकाया। जो 39 सीट्स हैं, जो हारी हुई सीट थी पिछले चुनाव में, उनको जीतना है, हारना नहीं है। तो 2 महीने पहले उन्होंने कैंडिडेट्स उस पर अनाउंस किए, उस पर चुनाव लड़ाया और 27 लोग उसमें आगे जा कर के उससे जीते जो है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रैटेजी उनकी रहती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। तीसरा फैक्टर था वुमेन वोटर्स, वुमेन पावर, लाडली बहना। आप देखिए 26% वुमेन वोटर्स हैं वहाँ पे, और 26% को अगर वैसे देखें तो 26 बिलियन वोटर्स वहाँ पे हैं, और 2% जो इस बार वोटिंग हुआ है वुमेन का, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पे यही सब फैक्टर्स रहे हैं, और साथ में परमानेंट फैक्टर है वो है राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का। इन सब ने मिल के, और ख़ासकर नरेंद्र मोदी के जो ग्लैमर है, जो मैजिक है, उसने मध्य प्रदेश की फ़िज़ा बदल दी और भाजपा को इतनी बड़ी संख्या में, इतनी सीटों के साथ सत्ता में ला दिया। सर, आप कांग्रेस की मध्य प्रदेश में इस अप्रत्याशित हार के कारण क्या मानते हैं? देखिए, हार का सबसे बड़ा कारण वहाँ है कि भाजपा की जीत के जो कारण है उसी में कांग्रेस की हार के कारण छिपे हुए हैं। अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, सबसे पहले नरेंद्र मोदी फैक्टर, नरेंद्र मोदी मैजिक जिसे हम कहते हैं। दूसरा कारण ये है रिपीट, जो राजस्थान में अशोक गहलोत ने किया, कमलनाथ ने किया, वहाँ पे 84 सीट्स पे जो है रिपीट कैंडिडेट्स दिए, 58 लोग हार गए, 66% लोग जो है हार गए उसके अंदर जो है। तीसरा कारण वहाँ पे जो विशेषता रहा, वो संगठन ढंग से नहीं चला वहाँ पे, और एक कारण खुद कमलनाथ, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, टच मी नॉट स्टाइल, नो जिसे कहते हैं टीम वर्क, नो कोऑर्डिनेशन वर्क, ये सहा। और चौथा परमानेंट कार्ड है, परमानेंट कारण है कांग्रेस सरकारों के हारने का बीजेपी के सामने, वो हिंदुत्व का कार्ड। हालांकि कमलनाथ ने खुद हिंदुत्व का जो चोला है, जो माला है, भाजपा से उतार के अपने गले में पहन ली थी, लेकिन भाजपा की माला बेटर निकली और इस फ्रंट पे भी कमलनाथ हारे। तो इन सब कारणों से कांग्रेस हारी, और सब कारणों को एक साथ रखें और एक कारण पूछें अगर मुझसे कोई एक, तो उसका कारण है, उसका उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी। तो सर, क्या कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर थे, सबसे बड़े गेम चेंजर वही साबित हुए? ऑफ कोर्स, आप देखिए उन्होंने कितनी रैलीज़ की वहाँ पे, 15 सभाएँ की उन्होंने, 71 सीट्स को कवर किया उन्होंने। उस 71 में 54 सीट्स को उन्होंने एक्वायर किया, जीता। 80% सक्सेस रेट जो है, तूफान लाते हैं वो तो। मध्य प्रदेश की सारी जो चुनावी फिज़ा थी, चुनावी जो माहौल था, उसको उन्होंने बदला। इसीलिए कहा जाता है इस चुनाव के लिए गेम चेंजर कोई था तो वो था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सर, पीएम मोदी का फेस, अमित शाह की स्ट्रैटेजी बीजेपी को जीत दिलाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके बाद एक सवाल उठ रहा है, अभी तक हम देख रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या 1 नेशन 1 लीडर वाली जो धारणा है ये साबित हो रही है सही क्या? अब सिद्ध हो चुकी है ये। अब राज्यों के चुनाव, केंद्र के चुनाव एक व्यक्ति के चेहरे पर लड़ेगी भाजपा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए राज्यों में कहा जाता है आजकल
कि चीफ मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी हैं, क्यों चुनाव उनके चेहरे पे जीता है, एक एक विधायक उनके चेहरे पे जीता है। हमने राजस्थान में कल मैंने कहा होर्डिंग्स लगाए हैं हमने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं लगाया, हालांकि चेहरा आने वाला है, उनका बाद में लगाएंगे, लेकिन मन का जो भाव था सबका टीम का वो ये था कि इस बार नरेंद्र मोदी। तो लिखा हमने उसके अंदर द विनर, वन नेशन वन लीडर, और इतना अच्छा लगा सबको जो है। तो इस बात को स्वीकार कर लिया है लोगों ने, प्रमाण की अब आवश्यकता नहीं है। ये कंसेप्ट जो है इट हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया जिसे कहते हैं, अक्रॉस नॉर्थ बेल्ट जो है, इट्स ए फैक्ट नाउ। वी कैन सेफली से नरेंद्र मोदी वन लीडर वन नेशन। सर वैसे मैं जो सवाल करने वाली थी उसका आप आधा जवाब तो दे चुके हो, लेकिन रिस्पांस क्योंकि इतना ज़्यादा चौंका देने वाला है, मेरा सवाल था कि क्या शिवराज की विनम्रता, शालीनता और लाडली बहना का ब्रह्मास्त्र चला है इस चुनाव में? आपका सवाल 75% सेफ है अभी। अच्छा, लाडली बहना का केवल नाम लिया गया है, शिवराज का चेहरा भी एक कारण था। शिवराज की जिसे कहना चाहिए कश्ती हिचकोले लेती रही, कभी पता लगा आला कमान कंटिन्यू करेगा, कभी लगेगा आला कमान चेंज है, कभी करेगा मल्टीपल लीडरशिप लाएंगे, ऐसे जिसे कहते हैं ना हचकोले खाते हुए जो उनकी नाव चलती रही, अल्टीमेटली वो नाव स्थायी हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने स्वीकार कर लिया कि शिवराज का उस स्टेज पे और आज भी कोई विकल्प नहीं है, इसी को री एम्पावर करते हैं, इसी को एम्पावर करते हैं। उसको उन्होंने एम्पावर किया और शिवराज फिर पूरे अपने उसमें था, ग्लैमर में, और उसमें जो है उनका विनम्र चेहरा, उनकी शालीनता, उनका हाथ जो के चलना, और महिलाओं और लोगों प्रति जो उनके मन प्रति सहानुभूति एक भाव आता है ना, जैसे अगर वैसे कहा जाए तो एक बेचारा का भाव इन ए वे, कि बहुत सज्जन, डिसेंट, जेंटलमैन, डिग्निफाइड व्यक्ति है, वो चेहरा था उसका। और फिर बहनों ने कमाल कर दिया, उन्होंने एक निराशा के भाव में या किसी और भाव में एक दिन लिख दिया होगा, ट्वीट लिख देते हैं लोग आजकल कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा बहनों को राखी के दिन। बहनें भावुक हो गई, सबने राखी बांध दी परमानेंटली 5 साल के लिए। अब वो तो नरेंद्र मोदी अमित शाह तय करेंगे वो राखी कब तक के लिए है जो है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है इस समय कि ये जो कारण था नरेंद्र इसका जो जो शिवराज का जो चेहरा था, उनकी शालीनता थी, उनकी विनम्रता थी, ये भी एक सप्लीमेंट्री गेम चेंजर अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद ये एक कारण रहा वहाँ पे मध्य प्रदेश में। सर लेकिन अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है मध्य प्रदेश में, क्या शिवराज ही अगले सीएम वहाँ के बनने वाले? देखिए बाकी तो फैसला ऐसा है कि 2 लोग करते हैं देश में, अमित शाह नरेंद्र मोदी जो है, लेकिन अपेरेंटली लॉजिक है जो जिसे कहना चाहिए, और जो परसेप्शन है इस समय उसमें यह कि अभी शिवराज ही चलेंगे। अभी का मतलब कभी नहीं कहा जा सकता, सामने लोकसभा का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, कुछ भी कहो। अब ये चुनाव जो आया है इसमें श्रेय नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबको दे रहे हैं, गेम चेंजर बता रहे हैं उनको, लेकिन कहीं न कहीं कोने में विनम्र शिवराज खड़ा हुआ वोट मांग रहा है लोगों से, हाथ जोड़ के वोट उसकी झोली में आ रहे हैं, इसलिए अनुमान यही है कि अभी शिवराज चलेंगे। लेकिन सर मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, और जो दिल्ली से लोग भेजे गए थे केंद्रीय मंत्री या सांसद, उनमें से जो जीते हैं क्या उनको प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है? स्वरूप की बात है तो स्वरूप तो कितने मंत्री होंगे, क्षेत्र से, कास्ट से, एरिया से, रीजन से, ये हाईकमान तय करेगा। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना है इस बार, वहाँ भी 1 या 2 लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं अकोमोडेट करने के लिए जो है। और तीसरा आपने कहा कि वो जो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े हैं, सांसद चुनाव लड़े हैं, क्या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं, इट्स ए पॉलिसी डिसीजन। क्यों अकेला वो मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है, बड़े पैमाने पे जो है, तो एक पॉलिसी डिसीजन होगा, उसके हिसाब से इन लोगों का प्लेसमेंट तय होगा कि इनको कैबिनेट में बैठना है कि नहीं। और सर नई सरकार का नया गवर्नेंस मॉडल क्या होगा? गवर्नेंस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस बार मध्य प्रदेश में। कई बार कहते थे गवर्नेंस ढीली ढाली है, गुड गवर्नेंस नहीं है, कई प्रकार की शिकायतें हैं, सब बात आती थी, लेकिन अब सरकार जो है ना नए सिरे से कमर कस के शिवराज के नेतृत्व में खड़ी होगी ऑफ कोर्स, लेकिन पीएमओ का हस्तक्षेप रहेगा, पीएमओ का थोड़ा सा सुपरविज़न जिसे कहना चाहिए वो रहेगा। पीएमओ इंश्योर करेगा, जैसा यूपी और गुजरात में देखता हूँ मैं, कि भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो ठीक से आप चला रहे हैं कि नहीं, ठीक से आपकी ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं, सरकार का चेहरा स्वच्छ है कि नहीं, करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है कि नहीं, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंस है कि नहीं, फाइलों का डिस्पोजल और जो लोग आते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन लेके उनका निस्तारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या है कि अपेरेंटली एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट जो है पीएमओ के क्लोज सुपरविजन में भोपाल में बनने वाली है, ऐसा मेरा आकलन है गुजरात और लखनऊ के अनुभव को देख के। सर मध्य प्रदेश में जब चुनाव की तैयारियां शुरू हुई तो ये लग नहीं रहा था भाजपा को कि इतनी आसान और इतनी प्रचंड जीत होगी, तो वो जो आखिरी के 3 महीने में ऐसा अमित शाह ने क्या किया कि बाजी पलट गई? पूरी तैयारी इस तरह की कैसी थी कि लगा कि पूरी बाजी, जैसे
दूसरी जगह पलटी थी, जैसे असम में पलटी थी, उत्तर प्रदेश में पलटी थी, अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भी पलट के रख दी। कारण क्या रहे? कारण इसका है उनका कमिटमेंट, उनका डिवोशन। जो कल मैंने कहा था, उनकी बहन जो अमेरिका में बीमार थी, काफ़ी पर्टर्ब थे, इसके बावजूद उन्होंने फोकस रखा मध्य प्रदेश पे, और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी ऐलानिया उन्होंने ली। दिल्ली से जो गए थे, प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, तो निश्चित तौर पे कह के गए कि मैं इसको जिता के लाऊंगा। अमित शाह का मतलब है सक्सेस। कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, फिर आप उनको भूल जाइए। विद इन पीएमओ एंड अमित शाह की जो अंडरस्टैंडिंग है आपस में, जो है कि जो काम कठिन है, मुश्किल है, चुनौती है, जिसमें अस्तित्व का प्रश्न है, आप अमित शाह को सौंप दीजिए उठा करके। ये उन्होंने सौंपा, उन्होंने सक्सेस करके दिखाया। उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हर स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात क्या होती है? संगठन को मजबूत करना, और हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। दिस इज अमित शाह रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। इट सक्सीडेड इन सर, एक और उनका बयान काफी चर्चाओं में रहा था कि नाराज फूफाओं को मनाने की जरूरत नहीं है। इस बयान के क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि जब वो गए थे वहाँ, पार्टी नेताओं से मिले, लोगों से मिले, तो पता लगा बहुत से नेता ये कह रहे हैं बीजेपी के टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम देख लेंगे, जो राजस्थान में स्थिति हुई, बागी हो जाए, कुछ और देख लेंगे। और अमित शाह को तो आप जानते हैं ना, 370 वाले अमित शाह हैं, डंडे से चलते हैं। तो उन्होंने दो टूक कहा कि नाराज़ फूफाओं को मनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आना आए, जिसको नहीं आना वो नहीं आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट वे जो है। और वुमेन की बात, अपन जो अमित शाह के रेफरेंस से वुमेन वोटर्स इसकी बात कर रहे थे, तो आप देखिए कि उनका खुद का मानना है, जो वुमेन वोटर्स जो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर जो है, तो उनका खुद का मानना है कि घरों के फैसले जो है वो औरत ही लेती है। उनका 1995 में गुजरात में जब मैं चुनाव लड़ना चाहता था, माँ ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। मैंने माँ की बात मानी, माँ की बात टाल नहीं सकता था। उनके कहने का तात्पर्य था घर के सारे फैसले और वोट किसको जाना है ये घर की औरत डिसाइड करती है। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट किया कि वुमेन फोर्स को मजबूत करो, वुमेन एम्पावरमेंट करो। उसका परिणाम आज हमारे सबके सामने है। सर, अश्विनी वैष्णव और पुष्कर सिंह धामी दोनों ने कहा एमपी के मन में मोदी। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? एब्सोल्युटली, देश के मन में मोदी, हिंदी हार्टलैंड स्पेशली के मन में मोदी। जहाँ राज्य सरकारें आप देख रहे हैं 57% एरिया में आज भाजपा की सरकारें हैं, 17 सरकारें हैं, भाजपा सहयोगी दलों की सरकारें हैं। तो ठीक कहा उन्होंने, जिस तरह से लोकप्रियता आई है तीनों राज्यों में, जो हवा चली है नरेंद्र मोदी की, और जो चेहरा बदला है, उन्होंने कांग्रेस शासन को पलट के रख दिया है इन 3 राज्यों में, उस तरह से मध्य प्रदेश में वापस रिन्यू कर दिया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। और अनुराग ठाकुर ने भी यही बात कही है कि एमपी के मन में मोदी। अब तो सेफली कही है पार्टी के अंदर, देश के मन में मोदी। इसीलिए तो कह दिया ना हमने कि 1 लीडर 1 नेशन। सर, मध्य प्रदेश की सारी चुनावी प्रक्रिया में प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव का क्या रोल देखते हैं आप? रोल अच्छा था। भूपेंद्र यादव तो अमित शाह की ट्रेनिंग में हैं कई सालों से, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। गुजरात का 4 था उनके पास, बिहार का 4 था उनके पास हैं। मेटिकुलसली काम करते हैं। संगठन का जो गुणा भाग है, जितना भूपेंद्र यादव ने सीखा अमित शाह से, शायद किसी और ने नहीं सीखा है। इसलिए कोई महत्वपूर्ण क्रिटिकल जिम्मेदारी आती है तो उनको सौंपी जाती है। तो मध्य प्रदेश सौंपा उन्होंने। और साथ में होता है कंपनी के लिए, और थोड़ा एक होता है जैसे आप लोग लेते हैं कि ठीक है भाई आज रोटेशन है, आज मेरा वीक ऑफ है, तो आज दूसरा व्यक्ति आएगा। तो उसके लिए उन्होंने अश्विनी वैष्णव को साथ भेजा, रेलवे मिनिस्टर को। ठीक है, 2 लोग रहेंगे, आते आते रहेंगे। तो टीम ने अच्छा काम किया और उसका परिणाम सबके सामने है। सर, मध्य प्रदेश में मल्टीपल फेसेस का जो एक फंडा था वो बीजेपी ने अपनाया, ये प्रयोग उन्होंने किया, मतलब केंद्रीय मंत्रियों को उतारना और इसके साथ ही सांसदों को वहां पर फील्ड में उतारना। ये कितना सफल रहा ये प्रयोग? ये सफल है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया, जिसे कहते हैं नवाचार है राजनीति का, जो मोदी अमित शाह ने किया। केवल मध्य प्रदेश में नहीं किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, उन्होंने राजस्थान में किया, बड़े पैमाने पे 7-8 लोगों को लेके आए वहाँ पे जो है। और आप देखिए यहाँ से भी 3 केंद्रीय मंत्री गए और ठीक है, 1 हार गए, 2 जीत गए। सांसद गए यहाँ से जो है, कुल मिला के अगर देखें तो 7 में से 5 जीत गए, 2 हारे। और 8वें व्यक्ति देखें तो कैलाश विजयवर्गीय, वो जीत गए वहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट अच्छा था। और एक है ना, ताज़े हवा का झोंका आता है इससे, इन ए वे। और आगे अब देखना होगा, जो लोग जीत के आए हैं, एमएलए बन के आए हैं, सरकार उनको जिम्मेदारियाँ क्या सौंपती है। प्रयास अच्छा था, प्रयोग अच्छा था, सफल रहा। सर, अभी आपने कहा कि इतने केंद्रीय मंत्री गए, इतने हार गए, तो वो कितने केंद्रीय मंत्री गए, क्यों हारे? और वैसे ही शिवराज सरकार में जो मंत्री थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा, वो भी हारे। वो कौन कौन थे और कारण क्या रहा? इसके 2 टुकड़े हैं। शिवराज के तो 12 मंत्री चुनाव हार गए 31 में से, सोचिए 19 सक्सीड हुए। और चुनाव हारे तो एक चमत्कार ये हुआ कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, 6-7 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो भी हार गए। 2 और व्यक्ति इतने सीनियर हैं, वो भी चुनाव हार गए वहाँ पे। इसका मतलब ये है
अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं होते तो मध्य प्रदेश में भाजपा की हार सुनिश्चित थी, क्योंकि बड़े पैमाने पे एंटी इनकम्बेंसी थी। जिस सरकार के 12-12 मंत्री हार जाएं 31 में, उसका क्या परिणाम होगा ये आपके सामने है। और केंद्रीय मंत्री की बात आपने की है, एक व्यक्ति हारा है केंद्रीय मंत्री, एक आध MP हारा है, फगन दास कुछ हैं इस तरह से, वो हारे हैं, बाकी जो है दोनों जीते हैं वहाँ पे जो है। दिस इज ऑल। सर मध्य प्रदेश में सिंधिया फैक्टर क्या है? सिंधिया फैक्टर हैंडसम है, आकर्षक हैं सिंधिया खुद तो, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रही है वहाँ पे जो है। अमित शाह को शुरू से ही ये आशंका थी कि परफॉर्मेंस वीक रहेगी, तो जब मध्य प्रदेश गए तो उन्होंने फोकस वहीं पे किया, चंबल और ग्वालियर संभाग में जो है। वहाँ पे कुल क्या है कि 34 सीटें हैं टोटल, वहाँ पे 8 ज़िले हैं। अब इसमें से देखिए सब कोशिश करने के बाद भी 18 सीटें बीजेपी को मिली हैं केवल, और इस माहौल में भी 16 सीटें कांग्रेस की जो जीवनदायिनी है, प्राणवायु है, वो उनको वहाँ मिली है 16 सीटों की जो है। और सिंधिया के कुल जो हैं 19 टिकट थे, 3 उससे मंत्री थे, 19 में 9 लोग हार गए, वो 3 मंत्री भी हार गए उसके साथ में। तो इस सारे माहौल में सिंधिया ग्रुप की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली लो रही है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रही है। सर मध्य प्रदेश में आप अमित शाह और JP नड्डा की सभाओं का कितना प्रभाव मानते हैं, और साथ ही योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? बहुत प्रभाव है, बहुत स्वभाव है। नरेंद्र मोदी बड़ा तूफान है, अमित शाह योगी एक छोटा तूफान है, लेकिन तूफान है। अमित शाह ने वहाँ पे 21 सभाएं की, और 21 सभाओं में उन्होंने जो है, आप ये मान लीजिए कि 84 सीट्स को प्रभावित किया, कवर किया उनको। उसने 54 सीट्स जो है वो जीत के लाए, सक्सेस रेट 70%। JP नड्डा मैंने कहा कोऑर्डिनेटर हैं, अच्छा चलते हैं, कार्यकर्ताओं में समन्वय करते हैं, लोकल जो डिसेंट होता है थोड़ा सा उसको दूर करते हैं, बहुत अच्छा रोल था वहाँ, उन्होंने सभाएं करी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। योगी इज़ अनदर सुपर हिट पर्सन। आप देखिए कुल मैं देख रहा था कि उन्होंने 71 सभाएँ करी सारे राज्यों में मिला करके, 47 में लोग जीत गए एक तरह से जो है। तो वो क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह की राह पे पीछे पीछे चल रहे हैं लोकप्रियता में और क्राउड पुल करने अंदर जो है क्राउड पुल करने में। तो दिस इज़ ऑल, तो दे ऑल वर सक्सेसफुल। और जो आप आसाम के चीफ मिनिस्टर की बात कह रहे हैं, वो छोटे योगी बन के आ रहे हैं, राष्ट्रवाद का नया चेहरा कंपैरेटिवली जो है, वो भी काफ़ी कामयाब हैं। राजस्थान में भी आए थे, मध्य प्रदेश में भी आए, जहाँ गए हैं एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं हम सबके। तो ये जो ग्रुप बना है दैट इज़ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी एंड जूनियर योगी कह दीजिए आप उनको, उस संदर्भ में, राष्ट्रवाद के संदर्भ में। बाकी तो हेमंत शर्मा बड़े सीनियर आदमी, आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, वेल प्लेस्ड हैं, सारा जो है ये ग्रुप इसमें काफ़ी रेलेवेंट है, और लोकसभा में भी ये ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। सर कांग्रेस के पतन के पीछे कारण क्या रहा, कैसे पतन हुआ, और कमलनाथ शो फ्लॉप शो में कैसे तब्दील हुआ? मैंने कहा ना, भाजपा की जीत के कारण हमें कांग्रेस के पतन के कारण छिपे हुए हैं। तो सबसे पहला कारण तो आप ये मान लीजिए नरेंद्र मोदी का आकर्षण, उसकी वेव, उसका मैजिक, उसका चेहरा, ठीक है। दूसरा कारण रिपीट कैंडिडेट, जो मैंने कहा आपसे 84 राउंड रिपीट कर दिए, 56 पे हार गया आप राजस्थान की तरह, दैट वे जो है। तीसरा उसमें क्या है, वहाँ पे खुद अमरनाथ का एटीट्यूड, जो कल हम बात कर रहे थे, एक तरह से जो है लोगों ने कोई टीम वर्क वहाँ पे नहीं हो पाया। और चौथा फिर वही हिंदुत्व जो है। तो मोर और लेस वही कारण है, जो उनकी जीत के कारण है भाजपा की, इनकी हार के कारण है, दैट्स ऑल। तो सर ये ऐसे तो कांग्रेस के लिए अब लंबा इंतजार है, 5 साल उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो कमलनाथ इस वक्त में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे? कमलनाथ कलरफुल आदमी हैं, मज़े में रहते हैं, मज़े में रहेंगे। अभी कल ये खबर आई थी कि उनको कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए PCC चीफ से वहाँ से। फिर पता नहीं उन्होंने क्या मैनिपुलेट किया दिल्ली में आकर के, क्या वो 2-3 दिन यहीं रहेंगे। तो घोषणा आ गई कि इस्तीफ़ा नहीं होगा, वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे, और वही जो है 2024 में जो है पार्टी की कमान संभालेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश रहेंगे, वीकेंड पे आते जाते रहेंगे यहाँ पे जैसे पहले आते थे। दिस इज़ ऑल। और सर छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के क्या कारण मानते हैं आप? छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का एक तो कॉमन फैक्टर है, जो मैंने आपसे कहा था कि नरेंद्र मोदी। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि भ्रष्टाचार को जो मुद्दा था, वो भाजपा ने उसको मुद्दा बनाया, मुद्दा भुनाया। इसका मतलब ये है कि ED, इनकम टैक्स की, विजिलेंस की जो कार्रवाइयाँ हुई वहाँ पे, उनका परिणाम पॉलिटिकल एक तरह से आया। कार्रवाइयाँ पॉलिटिकल नहीं होंगी, लेकिन परिणाम जो आया उसका, वो पॉलिटिकल बेनिफिट रूलिंग पार्टी को हुआ। आप देखिए, चाहे वहाँ का शराब कांड हो, चाहे वहाँ का ऐप कांड हो, आप देखिए मिला के। एक वो जो महिला थी, IAS अफसर थी, सौम्या, CM के ऑफिस में जो है, वो आज तक 2 साल से जेल में है। तो बड़ी संख्या में जो इनकम टैक्स ED की कार्रवाई देश में सबसे ज़्यादा हिंदी राज्यों में हुई, वो वहाँ छत्तीसगढ़ में हुई। और अब चूँकि लगता है करप्शन उससे मुद्दा बन गया,
महादेव ऐप कांड से तो पक्का मुद्दा बन गया। अब तो चिंता उसमें ये होने लगी लोगों को कि चुनाव खत्म हो गए हैं, सारे सबूत बघेल के खिलाफ भी हैं, उनके परिवार के शायद पुत्र के खिलाफ भी हैं, तो क्या होगा? क्या ईडी उनको बुलाएगी बार बार? और जो जांच है वो क्या किस लेवल तक जाएगी, किस लेवल पे उनका इन्वॉल्वमेंट प्रूव होता नहीं होता? इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द कांग्रेस एंड फॉर बघेल फैमिली इटसेल्फ जो कहते हैं। और वैसे मध्य प्रदेश में क्या है कि ये सब जेल में जाना आना भी चलता रहता है। आप देखिए उस समय जब अजीत जोगी थे, तो अजीत जोगी थे तो इन्हीं के खिलाफ, बघेल के खिलाफ, ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो एक कोई पाइप घोटाला केस में कोई इंक्वायरी बैठ गई थी, जेल वेल जाने की बातें चल, लेकिन बाद में सेटल हो गया होगा, निर्दोष पाए गए होंगे, कुछ ऐसा ही हुआ वहाँ पे जो है। और बाकी क्या है कि पॉलिटिकल मर्डर्स भी वहाँ होते हैं। वहाँ अजीत जोगी के जो पुत्र हैं अमित जोगी 2003 में एक केस में धरे गए थे, 2 साल जेल में रहे। कोई रामावतार करके व्यक्ति था वहाँ, उसका मर्डर हो गया था। वो बीसी शुक्ला, जो स्वर्गीय बीसी शुक्ला जो बहुत टावरिंग लीडर थे, उनके खास आदमी थे। कहते हैं कोई 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लैंड का उनके पास था, तो उनके हिसाब से जो है कुछ हो गया मर्डर वहाँ पे जो है। उसमें प्राइम एक्यूज़ जो है, नंबर 1 एक्यूज़ अमित जोगी थे, तो वो तो बाद में मुक्त हो गए कोर्ट से। बाकी 31 लोग जो थे उनको सज़ा हुई वहाँ पे जो है। तो क्रिमिनल इतिहास भी थोड़ा सा है पॉलिटिकल के साथ साथ छत्तीसगढ़ में, लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा बना और इसके रिच डिविडेंड जो है ना यहाँ पे इनको मिले। और तीसरा अगर आप देखें उसके अंदर जो है ध्रुवीकरण की बात जो हम कहते हैं, ये भी बड़ा मुद्दा था वहाँ पे, राष्ट्रवाद मुद्दा था। तो कुल मिला के क्या है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, करप्शन के खिलाफ हवा बनना सरकार के खिलाफ जिसे कहते हैं, और तीसरा है ध्रुवीकरण जो है। ये 3 कारण थे उनकी जीत के और उनकी हार के। फिर भी मैं सवाल को रिपीट करूंगी, आपने हार के बहुत सारे कारण बताए, लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले चर्चा की थी कि भूपेश बघेल इस वक्त चुनाव होते तो चांसेस हैं, लेकिन अब हमने देखा कि हार हुई और इतनी बुरी हार हुई, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो क्या रीज़न है इतनी बुरी हार की? इतनी बुरी हार का कारण ये होता है कि जो उन्होंने सोचा था वो कोई काम नहीं आया। एक तो उन्होंने रेवड़ियाँ बहुत बांटी थी, सब कुछ किया था, काम नहीं आया। दूसरा उन्होंने एक लोकल के हिसाब से अपने आप को एक लोकल जिसे चेहरा कहते हैं छत्तीसगढ़ का लोकल चेहरा, वो बनाया था, वो काम नहीं आया। एक्चुअली जो उन्होंने सोचा, जो स्ट्रैटेजी की, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे हुआ ये तो तूफान आया नरेंद्र मोदी का, एक जिसे कहते हैं सुनामी आई और सबको बहा के ले गई, बघेल को बहा के ले गई। कोई एग्जैक्ट स्पष्टीकरण या एग्जैक्ट कारण उनकी हार का नहीं कहा जा सकता। जितनी बातें हम कर रहे हैं ये सब मोटी मोटी बातें कर रहे हैं हम लोग जो है। एक्चुअल में मुझे जो लगा वो ये लगा कि नरेंद्र मोदी ने ऐन वक्त पे आके सारी पासा जो है बाजी पलट दी वहाँ पे। सर, सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सीट विजय बघेल के खिलाफ बचा, लेकिन कई मंत्री उनके हार गए, बड़े बड़े दिग्गज उनकी पार्टी के हारे। क्या कारण है और कितने मंत्रियों की हार हुई इस बार? मंत्री 8-10 हार गए। देखिए सारे डिप्टी सीएम खुद हार गए वहाँ पे जो है। और हार का कारण तो है ना कि जब पार्टी हारती है, एमएलए हारते हैं, तो बेसिकली तो मंत्री एमएलए है ना, एमएलए जीतेगा तो मंत्री बनेगा वो। तो उस तूफान के अंदर, उस सुनामी के अंदर जो है एमएलए बह गए, ये भी बह गए, मंत्री बह गए। आप देखिए मतलब सिंहदेव जैसा व्यक्ति जो कंपेरेटिवली काफ़ी क्लीन कहा जाता है और एक तरह से वॉइस ऑफ डिसेंट कहा जाता है या यंग टर्क कहा जाता है, हालांकि हैं वो 60-65 साल के, जो भी है उनकी छवि अच्छी है, इसके बावजूद हार गए। तो कभी कभी चुनाव में क्या होता है, जिसे कहते हैं ना जगलरी ऑफ फिगर्स, वो शायद 200-300 वोट से ऐसे कुछ हारे हैं जो है, तो 150 वोट किसी नहीं डाले तो 150 उधर डाल दिए तो हार गए वहाँ पे जो है, तो हार गए इस तरह से। तो इसमें क्या है, जब सरकार का पतन होता है तो फिर हार के कारण नहीं ढूंढे जाते, बस केवल मुख्यमंत्री के सरकार के कारण ढूंढे जाते हैं। ये सब तो फिर क्या उसका पार्ट है, उसी बहाव में, उसी बाढ़ में सब बह जाते हैं। बह गए सर, बह गए, हार भी हुई, बहुत बुरी तरह हुई। लेकिन भूपेश बघेल की ये जो लोक लुभावनी योजनाएं थी, रेवड़ियाँ थी, महिलाओं के लिए 15,000 वाली योजना थी, वो काम क्यों नहीं आई? ये आश्चर्य की बात है। उसके मुकाबले शिवराज की 12,000 की योजना काम आ गई, हिट हो गई, और 15,000 जो उन्होंने किया वो काम नहीं आई। महिलाओं के लिए वैसे बहुत काम किया था भूपेश बघेल ने। आप देखिए आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए सैलरी बढ़ा करके 5,000 से 10,000 करी, एसएचजी ग्रुप्स का वो माफ़ किया, 3% पे महिलाओं को लोन दिलवाया। और क्या नहीं किया उन्होंने, मतलब बघेल का परफेक्ट मॉडल था गवर्नेंस का, चुनाव जीतने का जो है, लेकिन काम नहीं आई। अब ये स्टार्स की बात है। और आप देखिए दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 15,000 के मुकाबले 12,000 का आश्वासन, और वुमेन कैसे पलटी वहाँ पे आकर के। इसका क्या है कि एग्रेसिव कैंपेन था, एक कारण ये भी है इसका। मध्य प्रदेश में मीडिया कैंपेन था, बहुत एग्रेसिव था, और लाडली बहना का एक ऐसा मोमेंटम बना, ऐसा माहौल बनाया शिवराज ने, जिसको बाद में अमित शाह ने, पीएम ने एंडोर्स किया, जिस जा कर के कि वो ये जो मॉडल था छत्तीसगढ़ का, इसका वुमेन एम्पावरमेंट का मॉडल था, वो पिट गया और वो मॉडल बड़ा था। लाडली बहना में न्यू वोटर्स भी आए उनके खाते में। हाँ, यस, तो बस क्या तो सर हो गया। हाँ,
छत्तीसगढ़िया पहचान के जिस भरोसे भूपेश बघेल बैठे थे, उसको लगातार इंडोर्स कर रहे थे, वही उनकी हार का भी कारण बनी है। कारण ऐसे बनी कि उनकी इमेज बन गई थी सन ऑफ द सॉयल। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं किसान हूँ जो है। और नॉन छत्तीसगढ़िया में था कि कारखाने वाले लोग हैं, रमन सिंह हैं जैसे, मतलब दूसरी अपर कास्ट जिसे हम कह सकते हैं, खान वाले लोग हैं, खान के मालिक हैं, कारखाने के मालिक हैं, वो लोग उस कैटेगरी में जो हैं। तो इसमें क्या हो गया कि वो गरीब बन के पुटअप तो हुए थे, खड़े हुए थे, लेकिन जो सुनामी चली जिसे कहते हैं ना, सारे कारण कोई चला ही नहीं। कोई जितने हथियार थे, रक्षा के कवच थे भूपेल के, वो सारे फेल हो गए। उससे वुमेन एम्पावरमेंट भी फेल हो गया। और ये आपने कहा छत्तीसगढ़िया का जो इमेज बनी थी उनकी कि मैं लोकल हूँ, और गांव में जब वो जाते थे सिक्योरिटी वोटी नहीं होती साथ में, ऐसे आम आदमी की तरह घूमते थे गांव में, सिक्योरिटी बाहर बैठा देते थे जो है, और 2 दिन गांव में रहते थे वहाँ लगातार जो है, आम आदमी की तरह साफा बांध के बैठ जाते थे। मैंने देखा फोटो में जो है, किसान की तरह करते थे काम, और बिल्कुल जिसे कहते हैं डाउन टू अर्थ ग्रास रूट आदमी था वो, हैं। हार गया, लट्टू नचा रहे थे बीच में, हार गया। सारी प्लानिंग फेल हुई, सारी योजनाएं फ्लॉप नजर आई, धान कार्ड भी नहीं चला उनका, क्यों नहीं चला? बस मैंने कहा ना कि जिसे कहते हैं व्हेन ट्रेजेडी कम्स इट कम्स इन मिलियंस, एक कहावत है। तो ट्रेजेडी थी उनकी। अब धान का इतना अच्छा चला था, 2018 में उन्होंने कहा था कि मैं धान का मूल्य 2500 रुपये कर दूंगा, और 2500 रुपये उन्होंने किया उसको जो है। तो बाद में नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने देखा भी धान कार्ड की पॉलिटिक्स हमें पहले खेलनी चाहिए थी, हम लेट हो गए हैं, चलो आज खेलते हैं इस पॉलिटिक्स को। तो भाजपा जो है छत्तीसगढ़ की, उसने इस पॉलिटिक्स को खेला। उन्होंने कहा 3100 रुपये जो है, और उसी के अगले दिन जब पार्टी का घोषणा पत्र जारी होना था कांग्रेस का, तो भूपेश बघेल ने कहा ठीक है 3200 रुपये, बाजी मारी उन्होंने, लेकिन काम नहीं आई, भाग्य ने काम नहीं किया। हर फ्रंट पे वो अपने आप में भूपेश बघेल का जो गणित था चुनाव जीतने का, वो परफेक्ट था सारा। और वैसे वहाँ जाए तो करप्शन की बात तो एक अलग हो गई वैसे, अदरवाइज़ जो मैनेजमेंट था उनका चुनाव का वो परफेक्ट था। लेकिन भाजपा के मैनेजमेंट के सामने वो एक सुनामी की तरह बह गया, जैसे कहते हैं ना, तिनके की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया वो। सर विमेन एम्पावर कार्ड भी नहीं चला, वो देखिए आपके सामने, और 15,000 दे के भी नहीं चला पाए उसको। इतनी सारी बातें उन्होंने करी, वो भी उससे नहीं कर पाए। और कंपैरेटिवली वहाँ, लेकिन मैंने कहा वो जो नरेंद्र मोदी की सुनामी आई वहाँ पे, और करप्शन का जो इमेज खराब हुई सरकार की, और फिर सबसे बड़ा काम ये कि एक जो ध्रुवीकरण का था, इसमें हम बात कर सकते हैं आगे जाके जो है। तो ये सब कारण ऐसे थे कि किसी समझ नहीं आया, मतलब जिसे कहना चाहिए कि अनबिलीवेबल था। एक व्यक्ति ज़रूर ऐसा था जिनको पता था कि हाँ हम जीतेंगे, जिसे कहते हैं। अदरवाइज़ अगर देखें सबका अनुमान ये था कि जीत रहे हैं, नहीं जीते। सर जो आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ की लड़ाई तेली और कुर्मी समुदाय के बीच थी, और क्या यही वजह रही कि कुछ सीटों पर बीजेपी का खास तौर पर पोलराइजेशन देखने को मिला? हाँ रही, निश्चित तौर पे। अब तेली, कुर्मी और तेली में क्या है, साहू कास्ट है वहाँ पे जो है। एक भुवनेश्वर साहू करके एक यंग लड़का था 21 साल का वहाँ पे जो है। अब साझा कॉन्स्टेंसी एक वहाँ पे काफ़ी दूर है वहाँ से जो है। अब वहाँ पे कोई दंगा वंगा हुआ, उसकी हत्या हो गई, मारा गया वो जो है। तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चीफ मिनिस्टर से घर पे नहीं गया सांत्वना देने के लिए जो है। इधर क्या हुआ, भाजपा वालों को पता लगा, अमित शाह गए हुए थे, तो उन्होंने उसको बुलाया, पार्टी ज्वाइन कराई उसके फादर को, ईश्वर साहू को जो है, साझा कॉन्स्टेंसी से। वहीं मंच पे अपने सामने उसको ज्वाइन कराया, खुद खड़े हुए वहाँ पे। वो आइडिया हिट हो गया, तो ध्रुवीकरण आसपास की 7-8 सीटों में ध्रुवीकरण हो गया ना उसका। और वो जो ईश्वर साहू हा, उसका फादर जो है, वो चुनाव जीत गया वहाँ पे जो है, और उसका असर आसपास की कॉन्स्टेंसीज पे पड़ा। एक घटना और मेरे ध्यान में आ रही, इसी तरह से रमन सिंह का जो गृह जिला है वहाँ पे, जो गृह नगर है उनका जो है, वहाँ एक घटना हो गई थी पड़ोस में, कुछ धार्मिक जुलूस को लेकर के जो है। वहाँ भी कुछ तनाव हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, वहीं भाजपा का व्यक्ति जीत गया वहाँ पे, और कांग्रेस का सीनियर मिनिस्टर था वहाँ पे, हार गया वहाँ पे। तो ध्रुवीकरण तो हुआ 2-3 घटनाओं से। इस तरह से क्या है कि रायपुर में जो वहाँ का चेयरमैन है, मेयर है जो, वो मुस्लिम है, जो उसको पार्टी टिकट देना चाहती थी, नहीं दे पाई इसी क्राइसिस के अंदर। एक और सीनियर मिनिस्टर है मुस्लिम वहाँ पे, जो केवल एकमात्र मुस्लिम मिनिस्टर है वहाँ पे, एकमात्र मुस्लिम है कैबिनेट में जो है, वो भी हार गया वहाँ से। तो ध्रुवीकरण तो काफ़ी हुआ वहाँ पे जो है। यस, आपका सवाल। हाँ सर, सवाल यही था कि अब लोग सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अगला मुख्यमंत्री है वो कौन होगा, मंत्रिमंडल कैसा होगा, और क्या जिनको चाउर वाले बाबा कहा जाता है रमन सिंह, उनको एक बार फिर से कमान मिल सकती है? देखो बात है कि रमन सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज तो एक एक्सेप्शन बन गए उसके अंदर। वेरी लकी शिवराज सिंह उस कतार से निकल के बाहर खड़े हो गए जो है। अब इनके बारे में क्या आला कमान खुद ही फैसला करता है। कुछ लोगों के मन में अभी भी धारणा है
कि वसुंधरा राजे बनेंगे राजस्थान में, वहाँ रमन सिंह बनेंगे, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ ऐसा आसार कम दिख रहा है वहाँ पे। और 3 नाम जो सामने आ रहे हैं, ओपी चौधरी का कोई नाम सामने आ रहा है, IPS हैं, रिटायर्ड हैं, उनको सुना पार्टी प्रमोट करना चाहती है। कोई रेणुका हैं जो शायद मंत्री थी, MP थी, मंत्री थी शायद कैबिनेट में जो केंद्रीय है मंत्री। वो, हाँ मंत्री ना, हाँ, तो उनके नाम की भी चर्चा चलती है। एक कोई तीसरे व्यक्ति हैं, ऐसे चल रहा है, लेकिन उन पर कोई मतलब कोई वही अरुण वाला, हाँ अरुण साहब वाला जो है, लेकिन कोई भी मतलब अनुमान लगाना उसमें व्यर्थ है। वो तो आज रात को 1, 1:30, 2 बजे रात को आज या कल बैठ के अमित शाह नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे, फैसला कर लेंगे, बाद में नड्डा जी को बुला लेंगे, बात कर लेंगे, फिर उसकी सूचना थोड़ा सा RSS में मोहन भागवत के यहाँ भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, और फैसला बेसिकली उन्हीं लोगों को करना है। क्योंकि जो आदमी राज को लाता है जिता के, वही सत्ता के फैसले करता है। राज जिताने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बेसिकली सपोर्टेड बाय JP नड्डा एंड अदर्स दैट वे। अच्छा तो सर, देखिए जो कल तक जी, शायद तय हो जाएगा। जी सर, जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मल्टीपल फेसेस, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों चाहे वो सांसद हो, उनको उतारा, वो प्रयोग कितना सफल रहा? वो प्रयोग सफल रहा। आप देखिए, एक तो उतारा तो मंत्री तो जीत गई चुनाव, जिनके मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही है जो है, और बाकी भी 2-1 लोग जीते वहाँ से। अच्छा प्रयोग था कुल मिला के जो है। और कांग्रेस के लिए एक झटका था इन द सेंस कि एक नया प्रयोग और आ गया, एक ताज़ी हवा का झोंका आया इस तरह से। कांग्रेस के लोग हारे उससे, तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छा था, मल्टीपल फेसेस का हो गया। अब देखना है कि आने वाले दिनों में वो जो MP जीता उसका उनको मंत्रिमंडल में लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या होगा, एक नीतिगत फैसला होगा, तब पता लगेगा उससे जो है। सर, छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने 76% 76% कुल आरक्षण का प्रावधान लागू करने की तैयारी की। क्या चुनाव में इसका कुछ फायदा हुआ? फ़ायदा नहीं हुआ, सब सुनामी में बह गए, लेकिन मास्टरमाइंड मूव था। सुप्रीम कोर्ट करता नहीं इसको, 50 ज़्यादा आप जा नहीं सकते। उन्होंने एक आजकल एक कंपटीशन है ना आरक्षण देने का, तो उन्होंने इसमें कर लिया कि चलो इससे कोई लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ उससे कुछ हुआ नहीं जो है, और वो कानून बना नहीं। उन्होंने प्रस्ताव पास करके कैबिनेट ने गवर्नर को भेज दिया, और गवर्नर के यहाँ पेंडिंग है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका इस प्रयास का। ये प्रयास भी फेल हो गया। दूसरी कई रेवड़ियों के साथ, कई उनके मतलब पॉजिटिव स्टेप्स के साथ, ये जो स्टेप था उनका वोट खींचने का, वोट को कैच करने का, ये कोई परिणाम नहीं ला पाया। और सर, अब रायपुर में कैसी होगी नई गवर्नेंस? रायपुर में गवर्नर ऐसी होगी जहाँ भी, जिसने वहाँ भी कहा है आपसे कि ट्रांसपेरेंट होगी, करप्शन फ्री होगी, रेगुलर होगी, गुड गवर्नेंस होगी, और जिसे कहते हैं थोड़ा सा हिंदुत्व कार्ड ज़्यादा चलेगा। क्योंकि हिंदुत्व कार्ड MP की तुलना में, MP में तो वुमेन कार्ड चला है ज़्यादा, हिंदू कार्ड से भी ज़्यादा। यहाँ पे हिंदू कार्ड चला है वुमेन कार्ड से ज़्यादा जो है। उसका परिणाम देखिए आप, अभी तो रिजल्ट आए हैं, मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं हुई, चयन नहीं हुआ, और वहाँ के बाज़ारों में अभी से जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड कहिए या हिंदुत्व का असर दिखाई देने लगा है। अब वहाँ पे जितनी मीट की दुकानें हैं दिन में थोड़ा ठीक ठाक सी होने लग गई हैं, मतलब कोई ऐसे गंदगी नहीं रहे, इधर नहीं रहे उधर नहीं रहे जो है। और दूसरा जो है मुस्लिम मार्केट था रायपुर में, वो 3:30 बजे तक रात को रहता था वहाँ पे, अब वो रात को 10:30 बजे बंद होने लग गया है। अतिक्रमण थे जो मुस्लिम बिजनेसमैन और इनके थड़ी वालों के इसके कर रखे थे लोगों ने छोटे मोटे, और प्रशासन खुद ही हटाने लग गया है। तो उनसे पूछो भी किसने कहा, अभी तो सरकार बनी नहीं, किसी ने नहीं कहा, पर ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी का तो होता है ना आगे से आगे बढ़ के मोर लॉयल देन द किंग। तो आने वाले कल का स्वरूप उन्होंने जो दिखाना चालू कर दिया वहाँ पे जो है। तो छत्तीसगढ़ का आने वाला कल कैसा होगा, वो इसी तरह का होगा, जिसमें हिंदू मतदाता का स्वाभिमान सम्मान थोड़ा बढ़ेगा, और मुस्लिम मतदाता थोड़ा सा कर्टेल हो गए, थोड़ा सा अपनी सीमाओं में काम करने की कोशिश करेगा। सर, छत्तीसगढ़ की जीत में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का रोल क्या रहा, और क्या अब उनको इनाम भी मिलेगा? इनाम तो उनका बहुत साल से ड्यू है, मेरे ख्याल से 2014 से ड्यू है उनका इनाम। तो बहुत सीनियर आदमी हैं, गुजरात में नरेंद्र मोदी के चुनाव में भूमिका निभाते थे, अमित शाह के साथ जो है मिलते थे, राजस्थान के हैं। अभी उनको 4 दिया गया है छत्तीसगढ़ का। उन्होंने उसी समय कह दिया था 2 महीने पहले कि 38 सीटें मैंने आइडेंटिफाई कर दी हैं, ये तो जीतेंगे हम, और 20 दूसरी है, 58 जीतेंगे, तो 54 जीत गए, 55 जीत गए जो है, और 28 उन्होंने कहा था कांग्रेस ज़रूर जीतेगी। तो उनका अनुमान काफ़ी सही रहा। अब टिकट वो काटना चाहते हैं बहुत सारे लोगों के, 40 लोगों के टिकट, वो तो कांग्रेस का था, तो टिकट काटना चाहते थे कुछ और लोगों के, नहीं काट पाए। तो मन में एक बार उनके ऐसे आएगा, छोड़ो यार यहाँ चलती तो है नहीं, अपन क्या करें, चलो वापस चलते हैं दिल्ली जयपुर जो है। तो नहीं, फिर उनकी चली सारा जो है। तो पूरी कमान उनके हाथ में रही टिकट वितरण की सारी, इन कंसल्टेशन विद अमित शाह एंड द प्राइम मिनिस्टर टू सम एक्सटेंट, और उसके परिणाम अच्छे आए। तो पार्टी में एक बार फिर से उनके मुख्य धारा में लौटने की चर्चा चली, और ये चर्चा चली इसीलिए कुछ लोग 2-4 दिन से कह रहे थे कि राजस्थान भी आ सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं।
तो इनाम तो अब देखिए प्रधानमंत्री के हाथ में है, काम अच्छा किया उन्होंने, और उस नाते उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स ये अपेक्षा ज़रूर करते हैं कि आगे जब भी कोई मौका आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, तो प्राइम मिनिस्टर उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उन्हें सूटेबली जो है रिवार्ड करेंगे। सर लेकिन नक्सल और बस्तर क्षेत्र में बीजेपी को इतनी अपार सफलता कैसे मिली? देखिए मैंने कहा ना आपसे, वहाँ भी थोड़ा सा हिंदू कार्ड चला आदिवासी की पॉलिटिक्स में जो है, वहाँ 12 में से 8 सीट ले गए, 4 हैं कांग्रेस के पास में जो है। तो ये एक नई विधा है और एक नए क्षेत्र में वो एंटर हो गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी तो क्या ना स्ट्रेटजी मास्टर है। अब बस्तर में जैसे पोलिंग का फर्स्ट फेज़ हुआ था बस्तर में जो है, उसी दिन पार्टी में जो है पटाखे छूटने लग गए, लड्डू बंटने लग गए वहाँ पे रायपुर में, और वहाँ बस्तर में जो है लोगों ने कहा क्या हुआ भाई, बोले चुनाव जीत गए। उसका असर अब दूसरे पड़ता है ना, दूसरे आपके सेकंड राउंड का असर पड़ता है उसका जो है। तो बस्तर में उनकी एंट्री एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और एक बार वो लोग घुस गए हैं तो हिंदुत्व और इन सब कारणों को लेकर के अब वो निकलने वाले नहीं हैं। लोकसभा में इसका परिणाम दिखाई देगा आपको, और अगले चुनाव में ये जो 4 सीटें कांग्रेस को हैं, मुझे लगता है ये भी 3 सीटें भाजपा ही लेने वाली है, ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है। सर क्या ये सच है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो करप्शन का मुद्दा उठाया वही कांग्रेस की हार की वजह बन गया? बिल्कुल है। देखिए बात तो वही है ना, उनकी सफलता और इनकी असफलता जो है, और कोई ढंग का जवाब दे नहीं पाए उसके ऊपर। कारण क्या है कि ईडी और इनकम टैक्स जो एक्शन करते हैं, खासकर ईडी, वो फुल प्रूफ करते हैं, वो कन्विक्शन होता है उसके अंदर। उसमें अब ये नहीं कह सकता मुझे फंसाया गया है। आप ये कह सकते हैं साहब आपने भाजपा वाले को तो छोड़ दिया, मेरे पे कर दिया। ये डिस्क्रिप्शन तो ईडी का है, उनका इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का है, कहाँ कार्रवाई करनी, कितने सबूत किस में, कितना होमवर्क कहाँ है, कहाँ हमने पूरा कर लिया, कहाँ नहीं कर लिया। उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं होता है, उनका देखने का है। तो अब ये क्लेम नहीं कर सकते कि भैया आपने उनको नहीं किया तो आप मेरे यहाँ क्यों कर रहे हैं जो है। तो इन एजेंसीज़ ने एक करप्शन के मुद्दे को कर दिया सिद्ध इसको। और दूसरा क्या है कि डिमोरलाइज हो गई कांग्रेस थोड़ा इससे, ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज हो गई, और ब्यूरोक्रेसी को लगने लगा कि यार ये तो यही लोग सत्ता में आ जाओ तो ठीक है भैया, चैन से रहेंगे कम से कम, एक मन में भाव आ जाता है इस तरह का जो है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में अफसर प्रभावित हुए वहाँ इन कार्रवाइयों से जो है। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि शायद ब्यूरोक्रेसी ने भी मन ही मन हो सकता है भाजपा को वोट दे दिया हो, मे बी। और सर इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इम्पैक्ट को आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़? ठीक ठाक इम्पैक्ट किया उन्होंने, गए थे लेकिन किसी की चली ही नहीं। हमने शो किया 50 मिनट का, मान लो आपके साथ में 1 घंटे का शो किया, इसको हम 1 मिनट में भी क्लोज कर सकते थे। आदित्य पूछती मुझसे क्या कारण, मैं कहता मोदी 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 एंड चैप्टर क्लोज्ड, जिसे कहना चाहिए। ये हम करते हैं अपने पैशन के लिए और अपने एकेडमिक उस इंटरेस्ट के लिए करते हैं। वो लोग गए थे वहाँ, उनको बड़ी उम्मीद थी वहाँ पे, प्रियंका गांधी खासकर बहुत उम्मीद थी वहाँ पे, और इसलिए भी थी, प्रियंका गांधी थोड़ा लगाव ज़्यादा था वहाँ। वो लगाव इसलिए था कि जो सिंहदेव थे उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री बनना था, नहीं बने, तो लोगों ने कहा प्रियंका गांधी का आशीर्वाद है, बघेल साहब रह गए वहाँ पर जो है। तो होता है चलो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना चीफ मिनिस्टर, चलो प्रचार करके आते हैं 2-4 दिन जो है। राहुल गांधी ने किया प्रचार वहाँ, लेकिन वो माहौल टोटल जो एक्चुअली जो वोट पड़े हैं और जो वोट गिने गए हैं, जो लोग वोट से निकला है, तो कोई व्यक्ति समझने की स्थिति में नहीं है कि हुआ क्या ये छत्तीसगढ़ में। और तो समझ में आती ही बात जो है, छत्तीसगढ़ में देखते सर्टेन था कि बाकी सब तो ठीक है, यहाँ तो कांग्रेस है, डोंट डिस्कस, कांग्रेस है यहाँ तो जो है। लेकिन हमने पिछले शो में कहा था एक बार पहले भी, ऐसा है नहीं। जब आप रायपुर जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं ना दिल्ली में बैठे हुए कि छत्तीसगढ़ तो भूपेल हो गया, ऐसा नहीं था। वहाँ वो सोचते थे, लेकिन इतना नहीं सोचते थे कि बाजी ऐसी पलट जाएगी, पलट गई। सर क्योंकि हम कांग्रेस के हार के कारणों की बात कर रहे थे, क्या हिंदू और ईसाई आदिवासियों के बीच टकराव भी एक वजह बनी? हाँ बिल्कुल वजह बना। ये जो हिंदुत्व के एक्सटेंशन है, एक तो साहू का मैंने बताया आपसे, उसको टिकट मिला, वो जीता वहाँ पे। एक रमन सिंह के गृह जिले में जो तनाव हुआ इस तरह, उसका फ़र्क पड़ा वहाँ पे जो है, ठीक है। तीसरा फिर क्या है कि ये जो अभी मैंने बताया रायपुर में हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, भी मेयर को टिकट नहीं दिया और नहीं दिया जो है। और चौथा ये जो आप कह रहे हैं अभी, इसमें क्या 2 ग्रुप बन गए वहाँ पे, क्या है, एक तो हिंदू क्रिश्चियंस और एक जो है दूसरे ईसाई, हिंदू ट्राइबल एंड ईसाई ट्राइबल, ये 2 इस तरह का हो गए। एक नई व्याख्या हो गई वहाँ पे जो है, और अलग अलग थोड़ा हुए वहाँ पे। तब क्या हुआ कि जो हिंदू ट्राइबल हैं और जो ईसाई ट्राइबल हैं, उनके घर में किसी की डेथ हुई तो शमशान कॉमन होता है शहर के अंदर जो है, गांव में, तो गए वहाँ पे। तो हिंदू ट्राइबल ने कहा नहीं भाई नहीं, यहाँ नहीं करो। रात को भगवान आए थे सपने, उन्होंने कहा कि नहीं आत्मा भ्रष्ट हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारे जो पूर्वजों की जो पड़ी हुई है कब्र जो है, इसके अंदर जो है शमशान में नहीं करिए। तो वो 2 दिन तक बेचारे अपनी लाश को ही नहीं, उस मृतक की लाश को नहीं जला पाए। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने हस्तक्षेप किया और फिर उनके लिए कोई इंजाम चलाने करने का हुआ। तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, पर ये फैल जाती हैं इन ए वे जो है।
तो ये साउथ घटना थी, पूरे वहाँ फैल गई एरिया के अंदर जो है। ये मैं भी कभी कभी समझता हूँ क्या मैकेनिज्म है कास्ट का आपस में इस तरह लोगों का, कि कोई चीज़ एक इस तरह की होती फैल जाती है जो है। और ये जो यूनिटी है, जो यूनिटी है, ये जो मतलब एक जो एकता है इस तरह की, या जो कम्युनिकेशन की एकता है, ये मुस्लिम कम्युनिटी में तो और ज़बरदस्त है। हमने एक बार ईटी उर्दू में एक प्रोमो चलाया था, उसमें जो है तो शाम को ही पता लगा कि दुबई तक से फ़ोन आया उसके लिए, ठीक है। मैं उमर भाई से भी कहता हूँ कि भाई कम्युनिकेशन की यूनिटी आप में गज़ब की है। तो अब वो क्या है, जो पहले मुस्लिम यूनिटी थी अब वो सारी कास्ट में ट्रैवल कर गई है इधर जो है। अब लोग कंपटीशन में आ गए हैं कि ठीक है हम भी कोई चीज़, कोई अगर यहाँ वायरल करेंगे तो पूरे संसार में उसको वायरल कर देंगे जा कर के जो है। तो इसी तरह घटनाएं हैं। तो ये सब ट्राइबल और ऐसे घटनाएं बढ़ती हैं जो है, तो पूरे प्रदेश में फैल गई वो। उसका नतीजा निकला है ना, 2-4 सीट हार गए होंगे कांग्रेस वाले वहाँ से भी जो है। दिस इज़ ऑल। सर आपने जिक्र किया भी रमन सिंह के गृहनगर का, वहाँ पर भी आपको लगता है कि हिंदुत्व कार्ड और दूसरा ध्रुवीकरण दोनों का इम्पैक्ट दिखा है आप? हाँ, दोनों का इम्पैक्ट दिखा। जैसे मैंने कहा ना, आपका कोई ध्रुवीकरण तो था, इस तरह से हुआ। पहले तो हिंदू कार्ड था, लेकिन फिर क्या है कि ध्रुवीकरण उसके अंदर ऐड हो गया। जब 2-3 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन हो गया वहाँ कुल मिला के जा करके। रमन सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आगे बढ़ के ध्रुवीकरण करें या पोलराइजेशन करें इस तरह के, लेकिन क्या वर्कर्स होते हैं। वहाँ जिस तरह घटना हुई रमन सिंह के, तो रमन सिंह के घर पे आए लोग, वहाँ मिले किया कि साहब ऐसी घटना हो गई, हमें रोक दिया यहाँ पे। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है उसी के शहर के अंदर जो है, भैरव देव करके है, भगवान भैरव देव करके मंदिर है वहाँ पे जो है, कोई 250 साल पुराना मंदिर है। उसी एरिया में ये रथ और जो जुलूस जा रहा था, धार्मिक जुलूस, इसको रोका गया वहाँ पे जो है। तो लोगों ने कहा मंदिर के जुलूस को कैसे रोक रहे हो आप यहाँ पे जो है। तो मंदिर की आस्था भी उससे जुड़ गई, तो मंदिर भी एक तरह से बहुत पॉपुलर हो गया। अब लोग और ज़्यादा जाएंगे आएंगे वहाँ पे जो है, तो ध्रुवीकरण इस मायने में हो जाता है घटनाओं का जो है। तो मंदिर लोकप्रिय हो जाएगा वहाँ पे, और घटनाएं धीरे धीरे और आगे बढ़ती जाएंगी। तो होगा क्या, 50 किलोमीटर के एरिया में आगे जा करके जो है ना, आपको लोकसभा चुनाव जब होगा, अगला चुनाव होगा, आपको भाजपा का प्रभाव और बढ़ा हुआ दिखाई देगा उस 50 किलोमीटर के एरिया में। सर लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व के आगे भूपेश बघेल का सॉफ्ट हिंदुत्व कहीं फेल हो गया। भाई फेल ऐसे हुआ कि उन्होंने देखो राम गमन पथ बनाया अपने वहाँ जो है, और गोबर और इसके लिए भी पेमेंट चालू किया, गाय गोबर के लिए, गायों के लिए भी काम किया। ऐसे राजस्थान में अशोक गहलोत ने काम किया, मतलब फेयरली एक अच्छा काम उन्होंने उस एंगल से किया। मैंने देखा ये हिंदुत्व कार्ड का कमलनाथ ने किया। कमलनाथ थोड़ा एग्रेसिव रहता है उस तरह से, ये थोड़ा डिसेंट थे उस तरह से, बड़ी शालीनता से इन्होंने उस कार्ड को प्ले किया और काम कुछ ऐसे किया। उस कार्ड का प्रचार नहीं किया इन्होंने। कमलनाथ ने गले में बांध के प्रचार किया कि मैं हिंदुत्व कर रहा हूँ, मैं सॉफ्ट हिंदू हूँ। इन्होंने प्रचार नहीं किया उसका, काम वही किया इन्होंने, प्रचार नहीं किया था उसका। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाजपा का हिंदुत्व कार्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हार गए। सर क्या आदिवासियों का सरकारी नौकरी में प्राथमिकता का प्रावधान रद्द किए जाने का भी कोई असर इस चुनाव पे पड़ा? हुआ होगा। 2018 में जो ये आए थे भूपेल वगैरह जो है, इन्होंने रद्द कर दिया था। अब नई सरकार हो सकता है शायद उसको रेस्टोर करेगी। मैंने कहा ना, छोटी छोटी बातें होती हैं। अब जैसे राजस्थान का मामला है, अशोक गहलोत ने ना छोटे छोटे करके ऐसे उपाय किए =100। मतलब है कि 10% वोट तो मान लो ओपीएस के, 20% वोट मान लो मेडिकल फैसिलिटी के, 30% वोट मान लो वोट शेयर मान लो मुस्लिम का, ऐसे करके उन्होंने 100 नंबर काउंट किए थे। तो हारना नहीं चाहिए था किसी भी स्थिति के अंदर। जैसे बघेल का कार्ड था, सक्सेस कार्ड था, अशोक गहलोत का सक्सेस कार्ड था बना हुआ, फुल प्रूफ जिसे कहते हैं। नरेश अरोड़ा ने बनाया यहाँ पे, वहाँ उन्होंने खुद ने बनाया बैठ के जो है, और जो गणना करी उन्होंने बैठ के, ऐसा लगा कि यार हम तो हार ही नहीं सकते, हम तो 10 सीट लाएंगे। लेकिन परिणाम क्या निकला आप देखिए ना, 69 पे रह गए। तो कई दफ़े ऐसा होता है कि हमारे गुणा भाग गणित जो हम बैठ के बनाते हैं ना, वो अज्ञात कारणों से जिनकी व्याख्या नहीं हो सकती, वो गणित हमारा बिगड़ जाता है, और वहाँ यही हुआ है। अमित शाह को इतना भरोसा कैसे था छत्तीसगढ़ पर? कुछ था ऐसा, मुझे आयती ने बताया था कि जो पोल हुआ, पोल होने के नेक्स्ट डे शायद वो कुछ पत्रकारों से मिले थे, कहीं बात आई थी, उसी दिन मिले थे उनसे। तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ तो जीत लिया। मेरे तक बात आई, मैं आश्चर्य में था। मैंने कहा अमित शाह तो अंधेरे में रहते नहीं हैं, उनका आकलन सही होता है। जैसे राजस्थान को लेकर मन थोड़ा संशय था, वो ठीक 115 आ गई तो बात रह गई जो है। उनको मैंने संशय था शुरू से कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, 140 वाला सीन मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो है। तो इसी तरह से जो उन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ तो जीत गए, उनको देखा देखी 2-4 और लोगों ने कह दिया छत्तीसगढ़ जीत गए। तो मैं कौतूहल से देखता था उन सब लोगों के बयान को कि छत्तीसगढ़ कैसे जीत गए, ये जीत नहीं सकते। मैं एक बार रायपुर गया था, मैंने गुणा भाग देखा। खैर जाने आने से कुछ पता नहीं चलता है वोटर का, लेकिन मोटे तौर पे जो भी चीज़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस यार मतलब इस तीनों चुनाव की सबसे बड़ी घटना, जो बड़ी घटना है वो एक्चुअल में यही है, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का हारना और भाजपा का इस तरह से उसको कैप्चर करना, दैट वे जो है तो होता है।
सर, भारत सरकार की आखिर वो कौन सी योजनाएं थी जिसका इफेक्ट छत्तीसगढ़ में हुआ और बीजेपी को इतने ज़्यादा वोट्स वहाँ हाँ, मिले? वो सारे हिंदी राज्यों में है, देश में है। सबसे योजना तो वही है, गरीबों के लिए मुफ्त अनाज, फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को। और नरेंद्र मोदी तो देखो, ये लोग मास्टर हैं इलेक्शन के। चुनाव के थोड़ा पहले ही इन्होंने बता दिया कि हम अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 साल के लिए नहीं। ये दम है उनका, जिसे कहते हैं जिगर है उनका अनाउंस करने का। 5 साल के लिए अनाउंस किया उन्होंने। लोकसभा भी कवर होगी, और कवर हो ना हो वो पूरे देश के लिए, एक गरीब आदमी के लिए खाने का साधन है जो है, किया उन्होंने। फिर आप देखिए उसमें आपका उज्ज्वला योजना आपके सामने है, आप देखते हैं महिलाओं से भी 50 योजनाएं। फिर एक घर घर नल योजना है, मैंने एक उदाहरण दिया था। इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो प्रस्ताव लेके गए प्रधानमंत्री के पास कि सर एक घर में नल पानी देने का खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपए, तो करोड़ों घर हैं, कैसे करेंगे? उनका गजेंद्र, ये रुपए गिनने का वक्त नहीं है, लोगों की पीड़ा हरने का वक्त है। आप अप्रोच देखिए, फिलोसफी देखिए प्राइम मिनिस्टर की, सरकार देखिए। इसलिए सरकार को अपरूट करना आज की तारीख में लगभग असंभव है। तो ये वो स्कीम्स हैं, ये वो योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी प्रभावित होता है। किसान का देख लीजिए, 6,000 से 12,000 कर दिए। ऐसी दर्जनों योजनाएं हैं इस तरह की जो हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट है। दिस इज ऑल। सर, छत्तीसगढ़ में जो सारे चुनावी सर्वे हुए, एक के बाद हमने देखा सारे के सारे फेल हो गए, आखिर क्यों? और ये उनकी पिटाई हुई, ये निश्चित तौर पे कहा जाना चाहिए। अगर 10 सर्वे थे तो आदित्य शायद किसी एक सर्वे ने भी शायद ही कहा हो छत्तीसगढ़ के लिए, तो सबके सब वही थे कि कांग्रेस आ रही है। वो फ़र्क ये होता था कि 55 पे आ रही है कांग्रेस, कि 45 पे आ रही है, 47 पे आ रही है, ऐसी बात होती थी। तो इससे एक बार फिर पुष्ट हो गया है कि भी सर्वे पे भरोसा मत करो। और एक कोई उस पर वो चला भी था, पता नहीं क्या, कोई एक जोक चला था कल परसों, मैं भूल गया हूँ, सोशल मीडिया भी सर्वे को लेकर की कि सर्वे का आप अभी सर्वे, हाँ उन्होंने कहा था कि अभी आप वो धूप और अगरबत्ती मत जलाइए, सर्वे देख करके लड्डू मत बांटिए, अभी से सर्वे है, पता नहीं क्या होगा। और सर्वे पलट गया, देखिए आप ये। तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वे हुए हैं उनकी जो पिटाई है, जिसे कहना चाहिए, तो अपने आप में एक मतलब एक सब्जेक्ट है स्टडी का, जिसे करना चाहिए। तो सब्जेक्ट है, और ये सच है कि सारे सर्वे की पिटाई हुई वहाँ पे जो है। एक परिवर्तन और आ गया है राजनीतिक दलों के काम करने में आजकल जो है। वो क्या आ गया है, एजेंसीज़, सर्वे एजेंसीज़, उनका उपयोग करना। जैसे ANI तो न्यूज़ एजेंसी है, एक AMI है, AMI एक एजेंसी है जो भाजपा का सारा काम देखती है। वो एजेंसी अमित शाह को रिपोर्ट करती है। उसके आधार पर फिर इंस्ट्रक्शंस जाते हैं राज्यों में, जो PCC जो भाजपा के चीफ हैं उनको जाते हैं, वहाँ के जो CLP लीडर हैं उनको जाते हैं, वर्कर्स को जाते हैं, संगठन को जाते हैं, और जो स्ट्रेटजिस्ट लोग होते हैं इलाके में उनको सबको जाते हैं। और ये बात केवल केंद्र तक नहीं है, ये राज्यों में आ गई है। आप देखिए ना, बेंगलोर के अंदर कांग्रेस के जो थे सुनील लल्लू जो है, उन्होंने सारा काम किया वहाँ पे। राजस्थान में नरेश अरोड़ा ने काम किया। तो क्या है कि राज्यों में भी ये प्रवृत्ति बढ़ रही है कि कार्यकर्ता, वर्कर सब एक जगह, भैया इनको काम लेंगे आराम से। मुख्य रोल हमारा, मुख्य भूमिका जो है वो एजेंसी की रहेगी। आपको आश्चर्य होगा, मैंने राजस्थान में बहुत करीब से काम देखा है। मैंने कहा ना आपसे कि उनके टैलेंटेड थे सर्वेयर, कह दीजिए एजेंसी वाले, नरेश अरोड़ा की बात मुझे आपसे कहता हूँ। कोई फैसले सारा अशोक गहलोत ने कमान उनको सौंप दी एक तरह से। मैंने छोटे छोटे फैसले भी देखे चुनाव के अंदर, विज्ञापन के, फंडिंग के, इसके उसके जो है, तो वही फैसला लेते थे। और फ्री हैंड जब तक नहीं हो, एजेंसी कामयाब नहीं हो सकती है। तो देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जिसमें पॉलिटिकल वर्कर थोड़ा साइडलाइन हो रहा है, एजेंसी वाले फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं। तो ठीक है, अगर उनका वर्क अच्छा है, उनका होमवर्क अच्छा है, और उनके अच्छे हों। और एक अमित शाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, उसने कहा था कांग्रेस में और इसमें हमारे में एक बेसिक फ़र्क ये है, वो एजेंसी को फ्री हैंड देते हैं। जैसे मैंने अशोक गहलोत का उदाहरण दिया आपको, मैंने वहाँ शिव कुमार का उदाहरण दिया कर्नाटक में आपको। ये बोले हम केवल उनसे इनपुट लेते हैं, फ्री हैंड नहीं देते, वो हम करते हैं फैसला खुद का। ये बेसिक डिफरेंस है भाजपा और कांग्रेसी कल्चर में जो है। तो ये एक बड़ा और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि सर्वे का एजेंसी का काम है, वो चुनाव में और बढ़ता जा रहा है बजाय पॉलिटिकल वर्कर्स के। प्लीज़ आप पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि क्या राज्यों में क्षेत्रीय शत्रु का युग अब समाप्त हो गया, और क्या एक बार फिर से लोकसभा की तरह जो विधानसभा चुनाव है उनको भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है? ऐसा लग रहा है। देखिए, 2 टुकड़े आपकी बात के, चेहरा तो मोदी के चेहरे पे लड़ ही रहे हैं चुनाव। और हर आदमी चाहता है, इन 3 राज्यों की सफलता देख के तो हर आदमी चाहेगा, हर राज्य का व्यक्ति, कि भाई मोदी जी का चेहरा लगाओ, मुझे चुनाव जीतना है। वो तो बात हो गई। और क्षेत्रीय शत्रुओं का युग समाप्त हो गया है, अपेरेंटली दिख ही रहा है। अब शिवराज तो एक्सेप्शन हो गए इसमें, लकीली। वसुंधरा राजे, रमन सिंह का क्या है अभी कोई निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। और राज्यों में भी क्या होगा, धीरे धीरे आप ये देखेंगे ये लेयर हटती चली जाएगी।
सेकंड जनरेशन के लोग हैं वो आगे आते चले जाएंगे। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा तो आप देखेंगे बहुत सारे मंत्री हट जाएंगे, बहुत सारे युवा लोग आ जाएंगे। तो जो लेयर है पॉलिटिक्स की, अगले 1-1.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी पूरी तरह पलट देंगे, अमित शाह पलट देंगे उसको, और एक नया चेहरा, एक नया विधान होता है जो राजनीति का, मंत्रिमंडल का, इसका जो है वो आ जाएगा। तो ये क्या समय के साथ साथ परिवर्तन होते हैं। तो क्षेत्रीय छत्र तो क्या क्षेत्रीय फिर रह ही जाते हैं। और वैसे भी क्या होता है ना, वी आर एजिंग, तो यंग जनरेशन को तो आगे लाना ही पड़ता है ना आपको जो है। अब तो देखिए ना 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। अब अगर ये लोग नहीं बने, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, इस तरह के लोग जो हैं, तो 5 साल बाद है ना, फिर तो जो है सो है। तो धीरे धीरे क्या है कि लेयर अपने आप बढ़ती जा रही है और नई यंग पीढ़ी की जो लेयर है और अनुकूल लोगों की जो लेयर है वो आगे आती जा रही है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। जी सर, जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, ये 2024 का क्या ओपिनियन पोल है या फिर सेमीफाइनल? दोनों ही हैं, ये सेमीफाइनल भी, ओपिनियन पोल भी है, आप कह सकते हैं। इसीलिए क्या, जब से रिजल्ट आए हैं 3 राज्यों के, भाजपा में चिंता ही खत्म हो गई 2024 की। कोई चॉइस की बात ही नहीं कर रहा अभी, वो तो बात कर रहे हैं दूसरे योजनाओं की, और योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं इस समय। वो ये देख रहे हैं कि जो हम काम करना चाहते हैं, जो उनके खुद के जो प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंट के, देखिए नरेंद्र मोदी का माइंड तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है ही ना इसमें तो। और साथ में गडकरी को ले लिया रोड्स के लिए उन्होंने, अश्विनी वैष्णव को ले लिया है इस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाँ इसके लिए देखिए कम्युनिकेशन के लिए सारा जो है, तो वो तो उनका काम चल रहा है। तो 2024 का एजेंडा उनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता, मान लो थोड़ा समय लेता। अब वो रिलैक्स हैं, अपने गवर्नेंस में लग गए हैं। अब 24 आएगा फरवरी में एक्टिव हो जाएंगे थोड़ा बहुत जो है। तो बिल्कुल ओपिनियन पोल था कहने के लिए, और सेमीफाइनल था, वो भाजपा ने जीता, मोदी शाह ने जीता। सर, क्या तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद ये साबित होता है कि मोदी है तो मुमकिन है? अब ये तो है ही, ये बड़ा अच्छा उस दिन हेडलाइन चली थी जब ये सब हुआ था। 2 बातों पे हुआ था। एक तो उत्तराखंड के अंदर जो टनल थी उससे मजदूर आए थे बाहर, बहुत बड़ी घटना थी। ये देश के प्रशासन की एक नई उमंग और एक नई दिशा की ओर संकेत करती है घटना ये, कि जैसे पीएमओ को पता लगा, पीएमओ एक्टिव हो गया। पीएमओ अगर एक्टिव नहीं होता, उस तरह की मशीनें पहुंच ही नहीं पाती देश विदेश से, उतने कमिटमेंट से काम ही नहीं हो पाता। चीफ मिनिस्टर 8 बार वहाँ जाता ही नहीं, वहाँ पे जो है वो मरमरा जाते लोग वहाँ पे जो है। तो ये जो सेंसिटिविटी आई है ह्यूमन सेक्टर में, और मजदूर हीरो हो गए पूरे देश में, आप देखिए, और पूरे देश में मजदूर वर्ग में जो है नरेंद्र मोदी हीरो हो गए। एक मैसेज चला गया पीएमओ का वहाँ पे कि कितना अच्छा काम इन्होंने किया है। तो वो देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, आप कह सकते हैं। नॉर्मली इतना इंटरेस्ट कौन लेता है, किसको पड़ी इतना इंटरेस्ट लेने की जो है। और सेकंड फिर ये चमत्कार हुआ सब जगह, जैसे छत्तीसगढ़ चमत्कार है। तो एकदम से पूछा लोगों ने हेडलाइन क्या लगाएं, मैंने कहा पूर्णिमा ये हेडलाइन लगा दो भी उमर भाई कि मोदी है तो मुमकिन है, चल गया। तो अब तो क्या है ना, ये बात ऐसी घटनाओं से प्रेरित होती है और मन से स्वाभाविक तौर पे सेंटेंस निकलता है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी, और सर अगर बात हम आरएसएस की करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आरएसएस का क्या रोल है? अच्छा रोल था, काफ़ी एक्टिव थे। इंदौर में बहुत बड़ी सभा हुई थी पहले इन लोगों की, काफ़ी समय पहले, उसी से एक्टिव हो गए थे। और अमित शाह ने खुद मॉनिटर किया, साथ साथ में आरएसएस के साथ साथ जो है। और हर वर्कर को उन्होंने 100 घर जाने का टारगेट दिया था कि 100 घरों में जाके आप देखोगे एक जिसे कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट पॉलिटिकल जो है सारा किया उन्होंने। आरएसएस बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन अभी क्या है, आरएसएस उस तरह से फ्रंट उस पर नहीं है, क्योंकि सारा जो ग्लैमर है, सारा जो क्लाउड है, वो नरेंद्र मोदी अमित शाह ले जाते हैं चुनाव जीत करके। आरएसएस वाले तालियां बजाते हैं कि ठीक है हमारा सपना साकार कर रहे हो तुम लोग। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई आरएसएस बीजेपी का रिलेशनशिप क्या है। मैंने कहा आरएसएस तो ग्रेटफुल हमेशा ही फील करना चाहिए। मंदिर कभी बनता था, मोदी के बिना नहीं बन सकता था। 370 बनता कभी, पता नहीं कब बनता। अब रामलला का उद्घाटन हो रहा है, उनके बिना नहीं होता। चांद पे जाते शायद नहीं होता। चांद का घर छोड़िए, ये जो रिलीजियस इश्यूज़ थे, जो सपना था आरएसएस का, उसको लागू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह जो है। लेकिन स्टिल ग्राउंड पे इस पे आरएसएस इज़ वेरी एक्टिव। अच्छा सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी का क्या कुछ असर देखने को मिला? कोई खास नहीं देखा। अन्य के अंदर कोई एक की सीट आई है इस तरह की जो है, और गए थे अखिलेश यादव भी गए थे, बसपा वाले भी गए थे, कोई इक्का दुक्का, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो तो जो स्वीप किया इस बार भाजपा ने, और बचे कुछ का असर सेकेंड पार्टी फिर कांग्रेस है। और एक अच्छी बात है, शायद भाजपा चाहती भी थी, इस तरह का सोच भी था कि रीजनल पार्टीज़ एक ऑब्स्ट्रक्शन है या इनकन्वीनियंट हैं, तो थोड़ा नहीं रहें तो ठीक है, अभी एक नेशनल पार्टियाँ ही रहें, उन्हीं में हो कंपटीशन जो होना है। तो शायद देश उसी तरह बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। जी, क्या सर ये सच है कि आजकल जो महिला मतदाता हैं उनका चुनाव में निर्णायक रोल बन रहा है? बिल्कुल निर्णायक रोल बन रहा है। आप देखिए डिसाइसिव है रोल।
मध्य प्रदेश का चुनाव ये बताता है कि महिला मतदाताओं ने जिता दिया, वुमेन पावर जो है सारा का सारा। और इन तीनों चुनावों का एक ही मैसेज है कि वुमेन वोटर इज़ डिसाइसिव, और ये इससे सिद्ध हुआ है। और ये वार्निंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि बी केयरफुल ऑफ वुमेन वोटर, उसको प्रमोट करो लोकसभा के लिए। अच्छा सर, क्या ये सही है कि जो 3 राज्य के चुनाव हुए उसमें रेवड़ियों और साथ साथ में प्रधानमंत्री के बीच में जनता ने इस बार प्रधानमंत्री को चुना है? ऑफ कोर्स, आप देख रहे हैं। और एक बात और है इसमें, रेवड़ियाँ खाली सामने वाले की नहीं थी, इनकी भी थी। ये एक बड़ा विचित्र यू टर्न हुआ है बीजेपी का। पहले कई समय तक शीर्ष नेतृत्व ने विरोध किया रेवड़ियों का, कहा कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, और सही कहा उन्होंने। लेकिन जब देखा कि एक के बाद एक चुनाव हारते चले जा रहे हैं रेवड़ियों के कारण से, तो कब तक दर्शक बन के रहेंगे। अल्टीमेटली तो पावर को एक्वायर करना है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का टारगेट तो होता ही है ना। गवर्नेंस एक टारगेट है, वेलफेयर दूसरा टारगेट है, लेकिन क्या पावर को तो करना है ना कैचअप। तो वो भी इस बात पे आ गए। तो अब क्या कि दोनों पार्टियों की रेवड़ियों में कंपटीशन है। जैसे तेलंगाना में है, बीआरएस और कांग्रेस में कंपटीशन हुआ। उसने कहा 500 रुपये सिलेंडर, उसने कहा 400 रुपये सिलेंडर। उसने कहा कि मैं महिलाओं को 10% दूंगा छूट, उसने कहा मैं 15% छूट दूंगा आपको। तो राष्ट्र में ये सब कंपटीशन चल रहा है इस तरह का जो है। तो रेवड़ियों का कंपटीशन है, और चाहे मोदी की रेवड़ियाँ प्लस उनका चेहरा, आप यूँ कह दीजिए कि भाजपा के जो लोक कल्याणी कार्यक्रम हैं या जो इस तरह के लुभावने इरादे हैं, सपोर्टेड बाय नरेंद्र मोदी से इमेज, अमित शाह स्ट्रैटेजी, दे आर प्रूव टू बी बेटर। जी सर, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, इनके परिणाम आए, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा कि इंडिया जो विपक्ष है वो डिमोरलाइज होता है। आप देखिए, स्वाभाविक तौर पे होता है, बिखरता है विपक्ष इससे। अब वो ठीक है, अभी वापस उनकी मीटिंग हो रही है, लेकिन वो डिमोरलाइज हैं इससे। और राजनीति में क्या होता है कि जो मोराल है ये बड़ा काउंट करता है पॉलिटिकल वर्कर के लिए जो है। तो इन घटनाओं से तो ये, हालांकि वो लोग कह रहे हैं इंडिया वाले हमारे लिए अच्छा हुआ, हम संभल गए, अगर हम जीत जाते तो हम बाद में गलती करते। अब मन को समझाने वाली बात है, और ऐसा है तो अच्छी बात है भाई, आप भी इस अनुभव सीखो। यू शुड लर्न विद दिस इंसिडेंट जो है। बाकी ये तो है कि मोराल बीजेपी का तो बढ़ा और विपक्ष का मोराल गिरा है इससे। सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित लोगों का एक नया वोट बैंक अब क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बन गया है, और करोड़ों लोग हैं इसमें। ये शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने, ये सम्मेलन करने शुरू किए थे 2-3 साल पहले कि इन योजनाओं के जो लाभान्वित हैं उनके सम्मेलन किए जाएँ। वो शुरुआत वहाँ से हुई थी। अब करोड़ों की संख्या में हो गए हैं, और जिस गति से चल रहा है ये काम, उसमें हो सकता है आगे जाकर कि ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए। हिंदू वोट बैंक कहते हैं, मुस्लिम वोट बैंक कहते हैं, दलित वोट बैंक कहते हैं, आप ओबीसी कहते हैं। तो लाभान्वितों का एक अलग से वोट बैंक बन जाएगा, राज्यों में भी और केंद्र में भी। इट्स ए गुड स्टार्ट। लेकिन सर, इन चुनाव से एक बात तो और सामने आई है कि अब जो राजनीति है वो विचारधारा की नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने का एक माध्यम बन गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऑफ कोर्स, पहले विचारधारा होती थी, आदमी पार्टी में रहता था 2-4 साल, फिर वहाँ से लोकल नगर निगम का चुनाव लड़ता था, वार्ड का चुनाव लड़ता था, फिर प्रधान बनता था, सरपंच बनता था, जिला प्रमुख बनता था, फिर एमएलए बनता था, एमपी बनता था, मंत्री बनता था। अब ये सारी की सारी सीमाएं, सारी श्रेणियां ख़त्म हो गई हैं। अब पैराशूट से लोग उतरते हैं, ठीक है ना। न तो आप कभी रहे प्रधान, न कुछ और रहे, आप वर्कर रहे, और आप छोटे मोटे वर्कर हैं, लेकिन आपका एप्रोप्रिएट कनेक्शन बैठ गया उसके अंदर, या उस पार्टी की रिक्वायरमेंट है। तो आपने, आज आप कांग्रेस के हैं, अगर आज आप भाजपा ज्वाइन कर लोगे, कल सुबह से आप भाजपा ही कहलाओगे। आप उस मोहल्ले, उस गली में जाओगे तो लोगों से क्या कहोगे? तो विचारधारा खत्म हो गई, मूल्य खत्म हो गए हैं। राजनीति जो है ना, सेवा का माध्यम हुआ करती थी, और वो चीज़ गिर रही है। गिरते गिरते अब इस सीमा तक गिर गई है बिल्कुल कि कुर्सी का माध्यम हो गई, सत्ता का माध्यम हो गई है। तो पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों को बैठ के एक इसमें ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल मिनिमम नॉर्म्स तो रखो कि पार्टी बदलने के लिए, उस पार्टी को इस पार्टी में लाने के लिए कोई तो हम ऐसा रखें, बेस रखें। रातों रात व्यक्ति को नहीं लाए हम, उससे क्या होता है? रातों रात व्यक्ति को आप लाते हो। अब राजस्थान में एक मलिंगा का चुनाव था, रातों रात लाए उसको, वो हार गया, ना इधर के ना उधर के जो है। तो इससे पार्टी को भी नुकसान होता है, वो जो आदमी आता है वो भी परेशान होता है उससे जो है। तो ये एक व्यापक विषय है जिस पे राष्ट्रीय स्तर पे बहस की आवश्यकता है कि वो मिनिमम आचार संहिता, मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट क्या बने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इस विषय पे, ताकि विचारधारा का कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो स्थान रहे। दिस इज ऑल। सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का जो मोहब्बत की दुकान का जुमला था, उसका क्या हुआ? एक भाजपा वाले ने कहा हमने उसके शटर बंद कर दिए हैं। अब क्या करें? उनका भाई 3 राज्यों में जो चुनाव हुए कांग्रेस हारी, तो उन्होंने कहा अभी मोहब्बत की दुकान की बात आई थी, किसी ने कहा, तो एक सामने वाले ने कमेंट किया कि उसका शटर बंद है, अभी लोकसभा में खोलेंगे। ये जस्ट ए जॉब, ठीक है।
सर आखिर कैसे तेलंगाना सरकार का पतन हुआ? केसीआर चुनाव हार गए, ये अपने आप में बहुत ही अलग था, और क्योंकि नेशनल लीडर बनने की जो सोच है वो केसीआर के अंदर अक्सर देखने को मिलती है, तो ये क्या हुआ? क्या है कि सोच तो ख़त्म हो गई, जब चुनाव ही हार गए, राज्य में नहीं खड़े हुए, मुख्यमंत्री नहीं रहे वहाँ के, तो कहाँ जाओगे? नेशनल पार्टी का नाम भी बदला आपने, व्यर्थ हो गया वो। अब सवाल आपका वाइटल ये है कि चुनाव कैसे हारा उन्होंने, ठीक है ना? तो एक तो मोराल है इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कि कर्नाटक में चुनाव जीतते ही, बेंगलोर में चुनाव जीतते ही हैदराबाद क्या है, बिल्कुल बगल में है, 40 मिनट की फ़्लाइट है, असर आता है। मोराल ट्रैवल कर गया वहाँ से, बेंगलोर से हैदराबाद, कांग्रेस वर्कर्स में, कि हम चुनाव जीत सकते हैं जो है। और पहली बार उनको ऐसा लगा कि मुस्लिम वोट चूँकि पड़े हैं कर्नाटक में डिसाइसिवली, तो तेलंगाना में मुस्लिम्स ने सोचा कि हम डिसाइसिवली वोट कांग्रेस को दें तो हम पलट सकते हैं बाजी, क्योंकि बीआरएस पे पहले डाउट है कि वो अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ कुछ कर रहे हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि सारा मुस्लिम वोटर जो है ना वो यूनाइटेड हो गया, कंसोलिडेटेड हो गया इन फेवर ऑफ कांग्रेस। एक तो ये कारण रहा। दूसरा क्या रहा कि राहुल गांधी ने वहाँ नरेंद्र मोदी का तरीका अपनाया, वहाँ जाके जगह जगह भाषण दिए कि इस परिवार ने, एक परिवार राज कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना गांधी परिवार के लिए, एक परिवार देश में राज कर रहा है, पार्टी राज नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा एक परिवार राज कर रहा है, इसमें केसीआर, उनका पुत्र, उनकी पुत्री कविता, 3 लोग हैं जो शासन चला रहे हैं यहाँ पे। और एक कहा सेकंड, इन लोगों ने लूटा यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए, आप हमें वोट दीजिए, हम वो पैसा निकालेंगे, आपके खाते में डालेंगे, ठीक। इस तरह के लुभावने नारे चले वहाँ पे। तो कुल मिला क्या हुआ, 3 फैक्टर है वहाँ पे, मुस्लिम वोट्स हो गए इस तरह के, प्लस क्या है कि आपका जो फ्री भी है, आपका जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं, इन्होंने काम किया, प्लस ये राहुल गांधी ने इस तरह की बातें वहाँ कहीं जाकर के एंटी करप्शन, मतलब करप्शन एक मुद्दा वहाँ पे, करप्शन और परिवारवाद का मुद्दा वहाँ बनाया, चल गई। उनकी तकदीर थी, कांग्रेस आ गई, उनकी तकदीर थी, वो हार गए। अब नेशनल में तो कहाँ जाएंगे? तो सर राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी को नरेंद्र मोदी का अनुसरण करना ही कहा जा रहा है, क्योंकि वंशवाद का मुद्दा हो, आपने ही कहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसका परिणाम वहाँ पर क्या निकला? नहीं, परिणाम ये निकला ना, वहाँ पे की सरकार बन गई कांग्रेस की। आप देखिए शपथ है 7 तारीख को रहे चीफ मिनिस्टर की। ये तो है ना, एक पैकेज होता है, सक्सेस एक पैकेज है चुनाव के अंदर। उसमें मुस्लिम फैक्टर हो गया, ये परिवारवाद हो गया, आपका एक परिवार का हो गया, वंशवाद की बात हो गई, करप्शन का मुद्दा हो गया, ये सब बातों ने इजिकल टू सक्सेस हो गया, सक्सेस उनका। सर सवाल वहाँ के लिए ये भी है कि क्या 2024 के लिए बीजेपी और बीआरएस ने कोई समझौता किया है, और इसके साथ ही कि भाजपा ने क्या केसीआर को कांग्रेस के खिलाफ बैकडोर सपोर्ट दिया, ये भी चर्चाएं बहुत तेज हैं। देखो 2 टुकड़े हैं इसके। एक तो लोकसभा की बात है, उसके लिए मुझे डेफिनेटली मालूम था कि 9 सीटें शायद ये लड़ेगी टीआरएस, मतलब ये केसीआर की पार्टी बीआरएस, और 7 लड़ेगी बीजेपी, और 1-2 उन्हें ओवैसी को दी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी थी 2 महीने पहले जो है। और आम धारणा यही थी कि हाथ मिला रहे हैं दोनों आपस में। लेकिन अभी अमित शाह से कुछ पत्रकार मिलने गए थे, तो आयते उतारे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ हमारी पहली लड़ाई बीआरएस से ही है, इस कन्फ्यूजन में मत रहिए आप। और प्रधानमंत्री जब वहाँ पे गए 2 दिन के लिए, तो उन्होंने खूब अटैक किया बीआरएस पे, केसीआर पे अटैक किया उन्होंने जा करके। तो अब क्या, उसमें तो अंडरस्टैंडिंग की बात थी, अब आज हो सकता है नहीं हो, लेकिन दोनों के सामने कोई विकल्प नहीं है दूसरा आपस में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 के चुनाव में केसीआर प्लस बीजेपी इजिकल टू कांग्रेस जो है, ये गठबंधन बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, अब बात असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं। तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा? परफॉर्मेंस ठीक था उनका, उन्होंने 9 लड़ी 7 पे जीत गए। हैदराबाद तो उनका एक तरह से कहना चाहिए कि हाईजैक सिटी है उनके लिए, हैदराबाद में उन्हीं का राज चलता है। पर ये समझ नहीं आती कि बाहर के राज्यों में तो 80-80 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और कहीं 100 पे लड़ते हैं। अब जो भी उनका एजेंडा है, लेकिन हैदराबाद जो उनका खुद का घर है वो 7-8 पे क्यों सीमित हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन उनका रोल अच्छा था, अच्छा इन सेंस से हो गया उनका। लेकिन उनका जो नेचुरल एलाई था बीआरएस, एक तरह से वो चुनाव हार गया। तो वो रुतबा कुछ दिन तक हैदराबाद में देखने को नहीं मिलेगा आपको, जब तक तो कांग्रेस से अपनी कोई इनरोड्स उसमें नहीं बनाते हैं आकर के जो है। तो ओवैसी पार्टी इज़ स्लाइटली डिमोरलाइज्ड अलॉन्ग विद केसी राव एट द मोमेंट। लेकिन उनका खुद का एजेंडा था, उन्होंने जीत लिया, 9 में 7 सीटें आ गए उनके, वो खुश हैं अपने। सर चुनाव आयोग ने आखिर वहाँ पर डीजीपी को सस्पेंड क्यों किया तेलंगाना में? अफसरों में एक बात होती है कि नया मुख्यमंत्री आता है तो आदमी भाग के जाता है कि चलो मैं जाके आता हूँ। अब मुख्यमंत्री जानता होता है कि उस पार्टी के साथ था जो है, वो फैसला करेगा। अफसर के मन का भाव होता है कि चलो बुके दे के आ जाऊँगा, फूल दे के आ जाऊँगा, तो थोड़ा आदमी सुरक्षित महसूस करता है, ह्यूमन वीकनेस, स्टेट ऑफ माइंड। वो बेचारा चला गया, जैसे मुख्यमंत्री पता लगा कि बनने वाला है तो एडवांस चला गया। जैसे राजस्थान में हम लोग पहले अशोक गहलोत चले जाते थे कि मुख्यमंत्री बने, चलो भाई शाम को पहले वसुंधरा राजे के चले जाते थे कि चलो बुके दे के आते हैं, होता कुछ नहीं है। लेकिन बेचारा मारा गया वो,
आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, उसमें जो है उसको बुके दिया, उनको मालूम पड़ा दिल्ली वालों को, चुनाव आयोग को, एक्शन तो होना ही था, सस्पेंड हो गया, कोई नहीं, फिर बहाल हो जाएगा। सर, तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री की क्या प्राथमिकताएं होंगी? प्राथमिकता उनके सामने बड़ी हैं। कांग्रेस का एक चार्टर बड़ा है वहाँ पे जो है। एक तो उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनका 5 साल का शासन स्थायी तौर पे चले और कोई आकर के शाम को लोटस या कोई दूसरा ग्रुप आकर के उनके 25 आदमी लेके नहीं चला जाए। सबसे पहले तो ये है। मध्य प्रदेश में कोई लेके चला गया था ना, सिंधिया चले गए थे 19 आदमियों के साथ, जो है राज बदल गया, जीता और आज वो नहीं भोग पाए कमलनाथ वहाँ जो है, क्योंकि अपने फोक को टुगेदर नहीं रख सके वो उसमें। तो पहली चुनौती तो उनको ये है कि अपने बाड़े के अंदर वो सुरक्षा से देखें कि कोई आकर के उनकी भेड़ को, उसको हिरण को लेके नहीं चला जाए उस बाड़े में से जो है। तो पहली चुनौती तो ये है कि उनको अपने आप को संगठित, एक और संतुष्ट रखना होगा। और मंत्रिमंडल जो गठन होगा तो कोशिश करेंगे वो लोग कि सब लोग खुश रहें। ऐसा नहीं हो कि पता लगा शाम को 15 आदमी चले गए, वहाँ पे ताज होटल में मीटिंग हुई और सुबह पता लगा कि दिल्ली आए प्लेन से और फिर वापस गए तो वहाँ दूसरी पार्टी में चले गए वहाँ पे। तो एक तो सर्वाइवल का क्वेश्चन है सबसे पहला, तो उनका बड़ा सुरक्षा का प्रश्न है, मतलब जो देखने का। और दूसरा उनको क्या है कि स्थायी तौर पे अभी कुछ कांग्रेस के पास ऐसा है नहीं, वहाँ पे उम्मीद नहीं थी उनको कि एकदम से हम सरकार आ जाएगी। एक चर्चा हवा में थी, अदिति गई थी वहाँ तो बताया कि चर्चा थी, लोग कहते हैं कांग्रेस आ रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं था कि कांग्रेस आ ही जाएगी। आ गई कांग्रेस और अच्छे मतों से आ गई वहाँ पे जो है। तो गवर्नेंस पे फोकस होगा उनका, मंत्रिमंडल ठीक बनेंगे जो है। और गवर्नेंस के अंदर क्या उनको कुछ ऐसा ठोस करना पड़ेगा। मुस्लिम्स के लिए करेंगे कुछ ना कुछ तो वो उसको इकट्ठा करेंगे जो है, और कुछ महिलाओं के लिए करेंगे। अब जो मैसेज चला गया है सब जगह जो है, कुछ OPS लागू कर देंगे शायद कर्मचारियों वाली जैसे है। तो वो भी मतलब क्या उनको मौका मिला है तो उस राज को पकड़ के रखने के लिए जो भी हो सकता है वो सब करेंगे। तो अगले 3 महीने देखने वाले हैं, लेकिन फिर 2024 आ गया सामने, तो थोड़ा सा ही कर पाएंगे करने के लिए जो है, लेकिन उतना करेंगे जिससे 2024 में उनका आधार बने। और उनको जो अभी जो जीत मिली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अगले 2024 के चुनाव में, लोकसभा में भी उनके अपने अपने एरिया में वो सुरक्षित रहें, वहाँ बीजेपी नहीं घुसे उन MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है। तो ये प्राथमिकताएँ रहेंगी मोटे तौर पर। सर, आपने कहा कि मोरहाल ट्रांसफ़र कर गया बेंगलोर से हैदराबाद। सर, आपको लगता है कि कर्नाटक में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने से भारत में कांग्रेस की वापसी की तरह उसको देख सकते हैं? वापसी मोरल बूस्टर है पूरे एरिया के अंदर, कम से कम साउथ में तो है ही मोरल बूस्टर। भाई यहाँ तो इतनी निराशा हुई ना, जिसे कहते हैं हिंदी पट्टी में, हिंदी में, तो चलो थोड़ा सा सांत्वना तो है, हाथ रखने को जगह तो है जिसे कहते हैं, तो मोरल बूस्टर है। और ख़ास करके इंडिया ग्रुप जो बन रहा है उनका, जैसा भी है टूटा फूटा जो भी जैसा भी है, मतलब मान लो सक्सेस है नहीं सक्सेस है, उसमें तेलंगाना की जो एक विक्ट्री है, साउथ के अंदर विक्ट्री है, दैट इज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इट विल प्ले सम रोल। 119 सीट। हाँ। राइट सर, अब बात मिजोरम की कर लेते हैं। मिजोरम में आखिर 4 साल पुरानी पार्टी इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर पाई? हाँ, ZPM वही जो है ZPM जो है एक नया चमत्कार है। 4-5 साल पुरानी पार्टी है जी। वहाँ के जो हैं एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने बनाई वहाँ पे और बना के जीत गए वो। पहली तो वैसी सरकार बनी जिसमें न तो मिजो नेशनल फ्रंट के लोग हैं इसके अंदर, न कांग्रेस के लोग हैं, ठीक है। खुद अपने बूते और जो लोकल 8 पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करके उन्होंने जो है अपनी सरकार बना ली वहाँ पे। एक सरप्राइज़ है एक तरह से, लेकिन राजनीति में सरप्राइज़ होते हैं तो सरप्राइज़ हो गया है। लेकिन फिर वही सवाल है, चुनौती वहाँ भी यही है, कितने दिन तक साथ रह पाओगे भाई, कितने दिन तक सरकार चला पाओगे। फिर पता लगा 8 आदमी छोड़ के शाम को चले गए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या सुबह कुछ होता है शाम को कुछ होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं जो है। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि सरकार स्थायी रहे वहाँ पे और कोई इसको दूसरे 6 आदमी ले नहीं जाए, कोई दूसरी पार्टी आकर कांग्रेस या कोई दूसरी, और उसको जो है ना अस्थायी नहीं कर दे सरकार को जो है। लेकिन अभी तो ये चमत्कार हुआ है, एक आश्चर्य की बात है, 4 साल पुरानी पार्टी जो है सरकार बना रही है वहाँ पे। जी सर, मिजोरम में CM पद के दावेदार का आखिर कांग्रेस का कनेक्शन क्या है? और जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पे सरकार जो है बड़ी अस्थायी होती है इन क्षेत्रों में, तो वहाँ का आपके लिए, आपके अंदर आकलन क्या है? कांग्रेस का कनेक्शन ये है कि ये IPS ऑफिसर जो हैं, ये पहले तो CM के ऑफिस से वहीं पे लोकल ये असिस्टेंट हुआ करते थे। फिर जो इंदिरा जी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तो उनके SPG के अंदर इनका था पोस्टिंग असाइनमेंट, सिक्योरिटी के अंदर उनके रहते थे वहाँ से, तो राजनीति सीखी होगी वहाँ से। तो कांग्रेस का वो कनेक्शन है इनका उस तरह का, लेकिन राजनीति में कोई कनेक्शन नहीं होता। 4 दिन में 6 दिन में सब कनेक्शन धुल जाते हैं। अब तो देखिए ना, बिना कांग्रेस सपोर्ट के सरकार बना ली उन्होंने, तो खाली कहने के लिए आप कह सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम ही वॉज क्लोज टू मिसेस गांधी ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम, बस इतनी सी इसकी रेलेवेंस है और कोई ज़्यादा नहीं है। सर, मिजोरम में चर्च और उसके सपोर्ट में बने जो MPF हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, उसके रोल को? वो एक फोर्स है,
और ये सरकार बनी है, इसमें निश्चित तौर पर उनका हाथ रहा होगा। इसके अंदर जो है 87% जो है वहाँ के वोटर जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, इसी जाते आते हैं। और मणिपुरी घटनाएं हुई थी, उनसे भी प्रभावित रहे होंगे वो। तो चर्च प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नो गवर्नमेंट कैन टेक प्लेस इन मिजोरम विदाउट द एक्टिव सपोर्ट ऑफ चर्च। तो ऐसा प्रज्यूम्ड है कि ये सरकार बनी है तो चर्च का रोल इसमें रहा होगा। दैट्स ऑल। तो सर, आपके जवाब से शो को अंतिम रूप देते हुए, और देखिए जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, और सर ये तस्वीर भी हमने देखी, एक सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी के प्रदर्शन को देखा जा रहा है, और कमोबेश जो स्थिति इस वक्त पैदा हो गई है, कहीं ना कहीं राजनीति का एक नया अध्याय बीजेपी ने इस चुनाव से लिख दिया है। अब ऐसे में ये सेमीफाइनल होगा या फिर ये चुनाव सिर्फ ट्रेलर थे, और जो आगे की तस्वीर होगी वो कितनी क्लियर होगी, क्या 2023 जैसी होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल से बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही JC शो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत 24।